अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पल्स। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद इकबाल। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन पर और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पर कि क्यों वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्या रीज़न्स है इसके पीछे और गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर सकती है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है पाकिस्तान में आकर मज़ीद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। मेरे साथ आज जो पैनल पर गेस्ट हैं वो तमाम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स फोरम से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से इनका ताल्लुक़ है। बारी बारी मैं इनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मेरे लेफ्ट पर मौजूद है तारिक खान जावेद साहब, प्रेसिडेंट ऑफ OPIF। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और तारिक साहब के लेफ्ट पर मौजूद हैं गुलाम मोहम्मद खानजाई साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ OPIF मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। गुलाम साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और हमारे तीसरे गेस्ट पैनल पर हसन मुबीन कुरैशी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ OPIF नॉर्थ अमेरिका। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। तारिक साहब, आपसे मैं जो है बातों की शुरुआत करूंगा। मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि आपने 3 जुलाई 2009 को लिखा था, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड आई वाज प्लीज्ड एज वेल कि समवन इज सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान। गोइंग फॉरवर्ड यू सी पाकिस्तान एज वन ऑफ द इकोनॉमिक सुपर पावर। इन फैक्ट यू हैव ऑल्सो सेड कि कुछ अरसे के बाद चाइना जो है सुपर पावर होगा एंड सेकंड पोजीशन पे जॉइंटली इंडिया और पाकिस्तान मौजूद होंगे। व्हाई आर यू सो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान? इसकी वजह है कि अगर आप ये इत्तेफाक ये है और शायद इट इज़ ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ ए सॉर्ट। आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। आई वाज नेवर टॉट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आई डिड नॉट नो दैट इंडिया यूज्ड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड ओनली वे बैक इन 1750। 1957 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, उसके बाद अंग्रेजों का जोर होना शुरू हुआ। उस वक्त 1750 में चाइना वाज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद 33% शेयर इन GDP। इंडिया वाज नंबर 2 एंड थर्ड वाज इंडोनेशिया। ये यूरोप के मुल्क तो कहीं थे ही नहीं। राइट, हमें भी कभी ये नहीं पढ़ा है। जी, ये नहीं पढ़ाया गया। मैंने मास्टर्स किया, वहां से नहीं पढ़ा। राइट, गुलाम वाज विद मी इन द सेम यूनिवर्सिटी। आई लर्नड इट व्हेन आई वेंट टू ABN AMRO बैंक। ABN AMRO या सिटी बैंक, खासतौर यूरोपियन बैंक्स, दे लुक एट वेरी लॉन्ग horizon of things. When I joined ABN AMRO as regional credit manager in Bahrain, and Pakistan was one of the countries, वहाँ जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले, क्योंकि वो यहाँ पे 200 साल से वो काम कर रहे थे और एंड दे लुक अनदर 200 years ahead, उसमें जो बातें लिखी हुई थी, वहाँ से आई डिस्कवर्ड कि पाकिस्तान इंडिया तो सबसे अमीर इलाका था। हॉलैंड वाज नथिंग इन 1750 वगैरह। वो तो इंडोनेशिया इतनी बड़ी इकोनॉमी पे उन्होंने कब्जा किया और इतने अमीर हो गए। राइट, इसी तरह ब्रिटेन इतना अमीर हो गया। What I discovered was that during the sort of 190 years of British rule, Britain made something like $8,000 billion out of India. Every year they used to have a surplus budget, which was used for fighting Afghan war, 3 Afghan wars. सूडान की जंग यहाँ के इंडिया के पैसे से लड़ी गई। Right. बर्मा की जंग इंडिया के पैसे से लड़ी गई। So just shows कि कितना पोटेंशियल है इस एरिया में। हम अपने इंटरनल एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पा रहे। अंग्रेज मिसाल के तौर पर आपको 1830 या 1866 का अगर आपको मैं डेटा दूं तो 66 बिलियन फॉर इंस्टेंस पाउंड इनकी टैक्स कलेक्शन हुआ करती थी। उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर जो होती थी वो 35 बिलियन, विच इंक्लूडेड पेमेंट टू द नवाब, द किंग, एवरीथिंग, एंड द रेस्ट यूज्ड टू गो टू UK इन द फॉर्म ऑफ सो कॉल, वो क्या कहते थे उसको, इन्वेस्टमेंट्स, विच वाज बेसिकली एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन टू UK। अच्छा तारिक साहब, थोड़ा सा मैं प्रोग्राम को फास्ट फॉरवर्ड करके आज की सूरत हाल पे आना चाहूँगा, बिकॉज लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है और क्यों पाकिस्तान को आप देखते हैं एज अ इकोनॉमिक सुपर पावर इन अपकमिंग टाइम्स। जैसा कि मैं इस आर्टिकल में लिखा है, अब जो हमारी कम्पिटिटिव एज अभी बन गई है वो कभी नहीं थी। जब जिस ज़माने में इंग्लैंड आया था 1750 में, द डिफरेंशियल ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग between India and UK was 1 to 20. Okay. 20 rupees was required by a Britisher to live, to just survive, and 1 rupees for an Indian. इतना बड़ा differential था. Now that differential has even increased. Okay. अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि एक ऑटो वर्कर अमेरिका में अगर GM का वर्कर है तो $73 पर आवर लेता है। जो टोयोटा वाले के वर्कर हैं वो शायद 40 लेते हैं। अगर एवरेज 55 भी लगाएं, इस मुल्क में $1 पे काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। सेम इज ट्रू फॉर चाइना, सेम इज ट्रू फॉर इंडिया। इतना ज्यादा जो डिफरेंशियल आ गया है, दैट गिव्स यू अ कॉम्पिटिटिव एज। अच्छा, चाइना एक कम्युनिस्ट मुल्क होते हुए वेरी क्लेवरली इन 1992 they started this
फ्री ट्रेड जोन्स, वहाँ उन्होंने कहा कि जी हम आपको ज़मीन देते हैं, लोग हमारे पास बहुत सरप्लस पड़े हुए, आप आए उनको यूज़ करें एट वॉट एवर रेट, वॉट एवर टर्म्स। कोई 24 घंटे काम कराना चाहे किसी लेबर से, दे डोंट से एनीथिंग। राइट। तो मैंने बार बार यही कहा है कि अगर जो हमारा टोटल सिस्टम है जिसके बारे में हम दिन रात बात करते रहते हैं कि ये करप्शन, वो करप्शन, कोर्ट्स आर सो स्लो, पुलिस इज नॉट एफिशिएंट, तो उसका एक सोल्यूशन यही है कि आप कुछ एरिया मुल्क का जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत जिसका नहीं है, उसको आप दे दें इंटरनेशनल कंपनीज को कि लेट देम कम, डेवलप देयर ओन पावर, डेवलप देयर ओन सिक्योरिटी सिस्टम, एवरीथिंग। ये नहीं कि वो मुल्क से अलग हो जाएगा, आपके ISI वगैरह वहाँ मौजूद होंगे, ठीक है, दे विल वॉच के नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। गुलाम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 1990s में भी, अर्ली 1990s में पाकिस्तान को जो है बेहतर समझा जाता था एज फार एज द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज कंसर्न। एशियन टाइगर्स में नाम आ रहा था कि पाकिस्तान विल बी एन एशियन टाइगर। ऐसा हुआ नहीं। इंडिया, चाइना, ये तमाम कंट्रीज जो हैं, और अब बांग्लादेश भी अपने एक्सपोर्ट्स में इतना तेजी से इजाफा कर रही है कि वो भी मे भी पाकिस्तान से आगे निकल जाए। क्यों, व्हाई डिड इट हैपन, और अब पाकिस्तान किस ट्रैक पे चल रहा है? पाकिस्तान अब 60s में अगर देखेंगे, पूरे एशिया में जापान होता था, उसके बाद पाकिस्तान, कोरिया वाज फॉलोइंग, कोरिया नहीं था, चाइना नहीं था, इवन इंडिया भी पाकिस्तान से। डेमोक्रेसी इसलिए कि देखे ना, जब डिक्टेटर आता है तो यही पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको लेट डाउन करने के लिए फुल टाइम कहते हैं डिक्टेटर आ गया। जब डिक्टेटर चला जाता है, फिर कई मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई पिछले 10 साल में, आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो फिर अगेन जो फौज, चूंकि खुद भी बहुत स्ट्रांग वो है, बेस है, तो वो मुल्क को बचाने के लिए फिर दोबारा आ जाती है। तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए अब। सो आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, वो चाहते हैं प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और जो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो उनको मिलना चाहिए बेसिकली। और दूसरी जो करप्शन के लेवल्स हैं वो कम, इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब आप करप्शन यहाँ खत्म करेंगे। ठीक है। कोई अंदाजा लगाया आपके फोरम ने कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं कितना बड़ा उनका बैंक बैलेंस है? बिकॉज अक्सर हम मीडिया में देखते हैं तो $200 बिलियन उनकी नेटवर्थ है, $400 बिलियन उनकी नेटवर्थ है। कोई अंदाजा लगाया आप लोगों ने इस चीज का? और ये एस्टिमेशन है $1 ट्रिलियन की है। $1 ट्रिलियन है इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानीज के पास, इन कैश एंड काइंड। कैश एंड काइंड। जो उनके घर हैं वहाँ पे, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, $2-3 मिलियन के तो मकानों में पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं लॉन्ग आइलैंड। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। $1 ट्रिलियन अगर पाकिस्तानीज के पास है इन कैश और इन काइंड, तो फिर हम $3-4 बिलियन लेने के लिए IMF के पास जाते हैं, उनकी तमाम शराइत को मानते हैं और ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे आपकी कॉमन आवाम जो है, आवाम वो सफर करती है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। जी, हम यही तो कह रहे हैं कि अगर देखिए मैं बाहर गया, ये बाहर गए, हम लोग कुछ हालात मुल्क ऐसे हुए, जैसे गुलाम ने कहा, बेसिकली इट वाज द 72 नेशनलाइजेशन व्हिच डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमी एंड व्हिच मेड पीपल लाइक अस टू गो आउट। ठीक है, हम चले गए, हमने पैसे कमा लिए, अच्छे बैंकों में मैं जॉब करता था, बहुत पैसे कमाता था। ये पैसे मैं ज़ाती तौर पे ले आया, गुलाम ले आया, मुबीन ले आया, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा साथी लेके चले गए कनाडा वगैरह, और वो अभी तक नहीं आए वापस। उस इकोनॉमी को तो फ़ायदा हो गया, हमें नुकसान हो गया, हमारे अवाम को नुकसान हो गया। अगर यही सारा पैसा यहाँ आ जाता तो शायद हम लोग अभी बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशन में होते। मैं इंग्लैंड की मिसाल देता हूँ। अंग्रेज इतनी बड़ी तादाद में, जैसे हम लोग आज 8 मिलियन पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं जी, तो एक ज़माने में इसी तादाद में अंग्रेज पूरी दुनिया में काम करते थे, रूल करते थे या काम करते थे। बात वही हो गई कि दे यूज्ड टू वर्क एज दे यूज्ड टू गो आउट एंड मेक मनी आउटसाइड। जब उनकी कॉलोनी खत्म हुई तो वो सब वापस चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड चमक रहा है आज, आप देख रहे हैं कितनी दौलत है। हर डच वापस चला गया, हॉलैंड, अब डच कोई भी आपको इंडोनेशिया में नजर नहीं आता। इसी वजह से हॉलैंड इज सो प्रॉस्परिंग। अगर वो ना होता, अगर भी अभी भी वो पैसा बाहर ही रह जाता तो हॉलैंड में तो तरक्की नहीं होती। तो हम ये कहते हैं कि अगर यहाँ के 4-5 चीजें हम लोग ठीक कर दें, एंड विच इज वेरी इजीली फिक्सेबल। ये कोई ऐसे कंस्ट्रेंट्स नहीं है जिसको आप कुछ कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे यूरोप में अब प्रॉब्लम है कि बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे, लोग शायद यही नहीं कर रहे। यू कांट फिक्स दिस। या GM, आपने टेलीविजन पे घंटों टेस्टिमनी सुनी होगी कि GM का जो लेबर यूनियन का आदमी था और GM का प्रेसिडेंट एक हाथ जोड़ता रहा उससे, यार किसी तरह ये $73 से कुछ कम कर लो। ही डिड नॉट एग्री। नहीं जी, ये एग्रीमेंट है एंड दिस एंड दिस। फाइनली द कंपनी वेंट डाउन, दे कुड नॉट डू एनीथिंग। व्हाट ओबामा कैन डू अबाउट दिस? नोबडी कैन डू। तो वहाँ जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है वो हमारे पास नहीं है। हमारे कॉम्पिटिटिव एज एक्सीलेंट है। 4-5 चीजें हैं आप कर दें विच इज डनेबल। क्या चीज है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। नंबर 1,
है लीगल सिस्टम। एंड खुशी की बात यह है कि वी हैव मेड ए बिग सॉर्ट ऑफ मतलब स्पीडी जस्टिस मिले और करप्शन ना हो आपके लीगल सिस्टम में। अगर सिर्फ लीगल सिस्टम के बारे में मैं ये कहता हूँ कि खामखा हम लोग हर वक्त जो उनको बैंक करते रहते हैं कि जो कोर्ट अच्छे नहीं, 19 लाख केसेस हैं इस मुल्क में, सिर्फ 2000 जजेस हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू क्लियर अप? पिछले साल बेचारों ने बड़ी कोशिश की है, इफ्तिखार साहब के कहने पे 3,20,000 केसेस क्लियर हुए, 2,80,000 केसेस मजीद आ गए। ठीक है, व्हाट इज द नेट रिडक्शन? नथिंग। मैंने अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि द कोर्ट शुड वर्क 24 आवर्स, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप क्रिएट नहीं कर सकते। सही है, फॉर दैट यू विल नीड मोर। जैसे फैक्ट्री में जब काम ज्यादा आ जाता है तो 3 शिफ्ट काम होता है, Right. जब काम खत्म हो जाता है तो वापस। लीगल सिस्टम के अलावा और क्या क्या चीजें आपके ख्याल में होनी चाहिए? लीगल सिस्टम के अलावा यहाँ का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही स्ट्रेंज है, विच इज वेरी गुड फॉर अस। हम दिस इज आवर सेलिंग पॉइंट। जब हम जाके अपने कंपैट्रियट्स को कनाडा वगैरह में, अमेरिका, इंग्लैंड में अप्रोच करते हैं कि व्हाई डोंट यू कम बैक टू पाकिस्तान, द फर्स्ट थिंग आई मेंशन इज देयर इज नो इनहेरिटेंस टैक्स इन दिस कंट्री, पाकिस्तान। इंग्लैंड में 40% है इनहेरिटेंस टैक्स जी। ओके। यूएस में 70% है। दैट्स व्हाई बिल गेट एंड वॉरेन बफेट हैज डिसाइडेड टू गिव 70% इन चैरिटी। राइट। इवन इस्लामिक मुल्क ईरान में 30%, 40% से ज्यादा है, 45%। एक जगह मैंने ये बात कही यहाँ आपके प्रोग्राम में, जैस्मीन के प्रोग्राम में, तो कहने लगे साहब जो बैठे हुए थे, ये तो गैर इस्लामी है इनहेरिटेंस टैक्स। अच्छा भाई, जो चीज अवाम के फायदे को वहाँ इस्लाम आ जाता है रोकने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं गुलाम साहब के 1 साल पहले जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी, बड़ी वीक सिचुएशन थी। प्रॉब्ली जो हमारे फॉरेन लोन्स थे हम वो भी नहीं पे कर पा रहे थे, और ऐसा था कि शायद हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी वेंट टू IMF। उस वक्त गवर्नमेंट ने आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की, क्योंकि हम सुनते तो रहते थे दैट विल अप्रोच ओवरसीज पाकिस्तानीज, हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, इनकरेज करेंगे वो पैसा लेकर यहाँ पर आए। क्या ऐसा हुआ था? गवर्नमेंट ने किसी किस्म का बेनिफिट आप लोगों को दिया था टू कम टू पाकिस्तान? तो बात के हद तक गवर्नमेंट को भी नहीं अप्रोच किया। अप्रोच करने का ये नहीं है कि मुझे कहें आप आ जाओ, आपको कहें आप आ जाओ। अप्रोच करने का मतलब ये है तो आप अपने पास ऐसे हालात पैदा करो, खुद ही लोग आएंगे ना अप्रोच करने। वो तो एक लॉन्ग टर्म है, लेकिन कोई ऐसा इंसेंटिव दे दे, कोई शॉर्ट टर्म बॉन्ड दे देते कि आप लोग ये खरीद कर आए? नहीं दे, कोई ऐसे इंसेंटिव आपको नहीं मिला? मैंने इस पे एक दफा सजेशन उनको दिया था जी, क्योंकि वे बैक इन लेट 80s इंडिया वेंट थ्रू सिमिलर क्राइसिस, एंड व्हाट दे डिड वाज अ वेरी क्लेवर थिंग, एंड आई वाज अ बैंकर एट दैट टाइम इन बहरीन। उन्होंने क्या प्रपोजल दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड कि योर रिटर्न ऑफ योर मनी इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि आप कौन से सन की बात कर रहे हैं? 89 में ये सिंह था उस जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसने क्या किया, बहुत क्लेवर, ही न्यू कि व्हाट विल हैपन। उसने कहा एनी इंडियन कैन कम एंड डिपॉजिट डॉलर्स इनटू इंडिया एट 3% अबव लाइबोर। राइट। उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि हमने जैसे बहरीन में हमारा जो टी बॉय था ना, उसके नाम पे मिसाल का $20 मिलियन का लोन बुक किया बहरीन में और उसको प्लेस कर दिया बॉम्बे ब्रांच में। 0.5% बॉम्बे वाले को मिल गया, 0.5% बहरीन बैंक को मिल गया, थोड़े से पैसे उस चाय वाले को दे दिया। ये करके इतनी बड़ी रकम आ गई कि उनका जो क्राइसिस पीरियड था वो 6 महीने का था, वो डिपॉजिट से वो ओवरकम हो गया, एंड देन they were out, they didn't go to IMF। ठीक है हसन साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में हमें पता है आप कोई भी बिजनेस करें, चाहे वो टेलीकॉम में हो, इवन जो बैंक्स की पिछले 6-7 साल की परफॉर्मेंस देखी गई है, इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं, रिफाइनरीज हैं, जिनका रिटर्न बहुत ज़्यादा था और 20-25% इनका रिटर्न था, जो कि हम नहीं देखते कि बाहर की मुल्कों में इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अगर आप इवन फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाएं तब भी 10% 15% रिटर्न था, एंड ऑब्वियसली जब भी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा द रिस्क विल ऑल्सो बी हाई। तब भी क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है इनकरेज नहीं थे कि वो यहाँ कर इन्वेस्ट करें? वो देखे ना, उसमें भी अगर सिंसियरिटी होती ना, सबके डॉलर फ्रीज होते फिर तो सही था। उन्होंने अपने लोगों को तो कह दिया डॉलर निकाल लें, और जो बाहर बैठे हैं उनको पता ही नहीं पड़ा हो क्या रहा है। और ये चीज 11 साल पहले हुई थी, और अभी तक आप समझते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा डिस्करेज्ड हैं? जी हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद मैं कुछ और सवाल करूंगा हमारे तीनों गेस्ट से। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द पल्स। हम बात कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से कि क्यों इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से पाकिस्तान में नहीं आती। एक पॉइंट आपने बताया था जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा एडवांटेज है वो है कि लेबर कॉस्ट यहाँ पे बहुत कम है, और आपका ख्याल है, आपके आर्टिकल में भी लिखा हुआ था कि ये वक्त आएगा कि जब कार मैन्युफैक्चरर्स वगैरह पाकिस्तान में आके या फिर सब कॉन्टिनेंट में आके जो है गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके बावजूद, इस लो कॉस्ट के बावजूद हम देखते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है एज कम्पेयर टू इंडिया, एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, एज कम्पेयर टू चाइना। क्या वजह है? क्योंकि ये तो एक कंपोनेंट है ना, कॉस्ट ऑफ लेबर। बाकी कंपोनेंट्स हम देखें तो वो महंगे होते जा रहे हैं, जिसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, ये जो पिछले 2004 में आप चले जाएं, जब मुशर्रफ साहब शुरू में हुकूमत में आए, उन्होंने डिसिप्लिन लाया अपने हुकूमत में। नवाज शरीफ के दौर में 12% इन्फ्लेशन होता था, ही बॉट इट डाउन टू 4%, एंड दैट गेव ए बूस्ट टू द इकोनॉमी। जब 4% इन्फ्लेशन हुआ तो इंटरेस्ट रेट हो गया डिपॉजिट पे 2%, और लेंडिंग जो है ना 8% पे हो गई, जिसपे आपने सब लोगों ने, हम लोगों ने गाड़ियाँ, चीज़ें उठाई, और कंज्यूमर लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग बहुत ज़्यादा बिके, क्योंकि बेसिस क्या था कि 4% इन्फ्लेशन था। 2004 के बाद वो डिसिप्लिन उन्होंने छोड़ दी अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ सेन पीपल। सडनली वी सॉ के स्टेट बैंक ने नोट छापना शुरू किया और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ते चले गए। 2004-05 का बजट आप देख लें, 1 बिलियन के अंडर होता था, आज हम 3 बिलियन पे पहुंच गए। दैट मीन्स कि उतना एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ा है ना। आमदनी तो खास नहीं बढ़ी, आमदनी 400 हुआ करती थी, $700 बिलियन हुई उस वक्त के मुकाबले में बढ़ी है, बट परसेंटेज टर्म्स में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। एक्सपेंडिचर जो है ना बहुत ज्यादा शूट कर गया, राइट। तो दैट गेव दिस इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ। अच्छा, इन्फ्लेशन हुआ था तो चलो होता, वो भी इतना डैमेजिंग नहीं होता अगर साथ साथ अगर आप अपने करेंसी को भी डिवैल्यू करते रहते हैं। बिकॉज इंटरनली अगर आपकी रुपीस की वैल्यू नीचे आ गई है तो एक्सटर्नली भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उसको। 62 पे इसको रोक के रखा, इट बिकेम ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर दिस गवर्नमेंट। उससे जो है ना आपको क्या हुआ कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाह हो गई, लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, और आपको वो कंपनसेट नहीं हुआ फॉरेन एक्सचेंज साइड पे। जी, मेरी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग यूनिट उस जमाने में थी। It actually closed down because of this region, because तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान का फ्यूचर काफी ब्राइट है और लोग यहाँ पर आके अपने प्लांट्स लगाएंगे, जबकि हमारी लेबर के अलावा जो दूसरी कॉस्ट है उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है? तो इसको पहले दुरुस्त करने की जरूरत है। दुरुस्त करने के बहुत आसान तरीका है। जैसे कि अभी हम इनहेरिटेंस टैक्स डिस्कस कर रहे थे, मिसाल के तौर पर अगर आप इनहेरिटेंस टैक्स 40% भी यहाँ लगा दें, वेल्थ टैक्स जो पहले होता था विड्रॉ कर लिया गया, उसको अगर लगाएं और वाकई उसको इम्प्लीमेंट करें। जो मेरी अपनी स्टडीज हैं उसके वेल्थ टैक्स की वजह से तो आप जैसे इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे? नहीं, वो तो भागेंगे भी, लेकिन जो यहाँ है, देखिए, अगर गवर्नमेंट हमसे 1% 2% वेल्थ टैक्स ले लेती है तो उसके लिए हम नहीं भागेंगे। यहाँ रिटर्न्स इतने ज्यादा हैं, लेकिन जो यहाँ वेल्दी लोग हैं, खानदानी वेल्दी लोग हैं, बिलियनर्स हैं, जमींदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे अगर 1-1.5% भी अगर लिया जाए वेल्थ टैक्स, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कैन बी कलेक्टेड। थर्ड थिंग इज कि जो हमने स्टडी किया है मुगल दौर के टैक्स कलेक्शन, अंग्रेजों के दौर के टैक्स कलेक्शन और पोस्ट इंडिपेंडेंस टैक्स कलेक्शन, यू सी ए ह्यूज इंक्रीज इन द ब्रिटिश टाइम, अगेन ह्यूज डिक्लाइन आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस। वही करप्शन की रीजन है। ठीक है, जहाँ पे 100 होना चाहिए वहाँ 20 कलेक्ट होता है। ठीक है, हसन साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरी नजर में 3 बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो ज्यादा एडवांस नहीं कर रही है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का, जिसमें लोकल वायलेंस के अलावा ये जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है ये भी शामिल है। पॉवर्टी, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरा जो बड़ा इशू है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके ख्याल में तीनों में से कौन सा ज्यादा मेजर इशू है पाकिस्तान के लिए इस वक्त? लेकिन और अभी यही के हवाले से भी यही मसला हो रहा है, विंड टर्बाइंस लगाना चाह रहे हैं लेकिन वहां पे भी टैरिफ चेंज डिसाइड हो पा रहा है। 6000 मेगावाट अब तक शायद प्रोडक्शन आ जाती है उसकी। तो ये जो और सस्ती बिजली, ये मेजर मसला है। पाकिस्तान की आवाम इतनी ज्यादा नहीं होती, इतनी ज्यादा अमीर नहीं है, पर कैपिटा इनकम लो है, सस्ती बिजली भी हमारी जरूरत है, वो मिल जाती है हमें। एक बात और है इसमें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, उसमें मैं आपको मिसाल बताऊं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड बना, मुझे बहुत खुशी हुई, प्राइम मिनिस्टर के उसमें बना। उसके हेड जो हैं वो एयर मार्शल साहब को बना दिया गया। अच्छा, जो कि फ्लाइंग के थे, मैं समझा इंजीनियर होंगे, वो फ्लाइंग के थे। तो खैर अब तो वो नहीं है, दूसरे साहब आए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि किसी की जात पे तनकीद नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल प्रोफेशन पे तो तनकीद कर सकते हैं ना, उनकी जात पे ना करें। टेक्निकल लोगों को सही जगह लगाएं। देखिए, विंड टर्बाइन जो है ना, अगर आप विंड टर्बाइन जिसने बनाई है या जिसने विंड टर्बाइन पढ़ी है
एनर्जी में उसने मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, उन लोगों को अगर लेके आए ना, कंसर्न लोगों को। यहाँ तो ये होता है जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई उन्होंने अपने अपने लोगों को बिठा दिया, ये मेरा भांजा है, ये भतीजा है, और जो काबिल लोग हैं वो बाहर ही रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कैलगरी में रहते हैं। कैलगरी में गया पिछले दिनों, इतने पाकिस्तानी मुझे मिले वहाँ पे ड्रिलिंग साइट पे, ऑयल साइट पे, रिफाइनरीज में, और इतने इतने पुराने 40-40 साल से। लेकिन आप उन लोगों को ब्लेम नहीं करते? जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इस दौर में पिछले 5-6 साल में काफी सारे फॉरेनर्स हैं जो कि हिम्मत करके आए हैं, अच्छा रिटर्न कमाया है, पैसा बाहर भी लेके गए हैं, और जैसे मैं बात कर रहा था 1990 से हमारी पॉलिसीज बहुत ज्यादा लिबरल हैं। तो ये पाकिस्तानीज की भी गलती है जिनका मुल्क है, जो यहाँ से पढ़ लिख के गए हैं, बाहर काम कर रहे हैं। इट्स देयर ड्यूटी, दे शुड कम बैक एंड इन्वेस्ट ओवर हियर। इन्वेस्ट तो करें कम से कम। जो फॉरेनर्स आए ना वो इंडिविजुअल नहीं आए, वो कंपनीज आई हैं, उनके बड़े बड़े बेस हैं। अब जैसे जो रिफाइनरीज भी लगाई हैं जिन्होंने, वो अमेरिकन कनाडा से जो रिफाइनरी आ रही थी यहाँ पे, इंडस रिफाइनरी, वो बाहर के लोग हैं और उनका काफ़ी बेस मजबूत है। जबकि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते हैं, उनको एक जगह ला के, और तारिक साहब इस आप लोगों का फोरम ये काम करते हैं, लगे कंसोर्शियम बनाए जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मिलकर। इन्होंने काफी काम किया सऊदी अरब में भी इस सिलसिले में, उनको यूनाइट करके, और इन्वेस्टमेंट के वो भी बाहर जो पाकिस्तानीज बैठे हैं उनका परसेप्शन पाकिस्तान के इस एनर्जी क्राइसिस के बारे में क्या है? वो ये तो नहीं समझते कि हम पत्थर के दौर में वापस चले गए, बिल्कुल बिजली नहीं और कभी बिजली नहीं आएगी? क्या ये परसेप्शन है वालों का? है, लेकिन हम लोग हमारे फोरम का मकसद यही है कि हम उसको जाके इस तरह के इंप्रेशंस को वो करते हैं, रिफ्यूट करते हैं। अब ये थर कोल के बारे में मैंने बार बार हर जगह बोला है, बाहर जाके इतना कोयला पड़ा हुआ है कि वी कैन प्रोड्यूस 100,000 1,00,000 मेगावाट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी इस वक्त शॉर्टफॉल 3.5 या 4,000 मेगावाट है। बिल्कुल, दैट मीन्स कि 1,00,000 मेगावाट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर 200 ईयर्स। तो आप और हम और हमारे जो आने वाले नस्लें तो भूल जाए कि पाकिस्तान में कभी एनर्जी क्राइसिस होगी। अगर ये हो जाए, ये हो सकता है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने अभी शिनवा का जिक्र किया, मैंने भी उस जगह को विजिट किया। मैं कुछ कंसोर्शियम्स को लेकर आया था, हम लोग पूरे टीम गए थे वहाँ पे। तो अब हम इसी कंक्लूजन पे पहुँचे। पिछले दिनों एक इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ यहाँ पे सिंध में, कराची में, मैं शरीक था उसमें, मुबीन साहब थे, बड़े मिनिस्टर सब बैठे हुए थे। बड़ी बड़ी बातें हुई उसमें, हमसे कार्ड लिया गया जी हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे। इवन जो प्रेजेंटेशन हो रहा था, मैंने कहा यार इसमें यूएसबी में कॉपी कर दो। कहते सर टुमारो एवरीथिंग विल बी सेंट टू यू। नोबडी केम आफ्टर दैट। रात गई बात गई वाली बात। राइट। अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि 94 से लेके अब तक बड़ी कोशिश हो गई थर पार करके कोल को इस्तेमाल करने, कुछ नहीं हुआ है। हमने एक सजेशन दिया है कि थर पार कर 200 बाई 200 किलोमीटर का एक एरिया है, विच इज डेजर्ट है, कहीं से आप पानी का इंतजाम वहां पे कर दें, विच इज पॉसिबल। नारा कैनाल कैन बी बॉट इन। उसमें 50 बाई 50 का एक एरिया फर्स्ट इकोनॉमिक फ्री जोन के नाम से आप स्टार्ट कर दें, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो कोयला तो है लेकिन इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। सही। फ्री इकोनॉमिक जोन जहां आप कोई भी आदमी किसी किस्म का बिजनेस कर सकता है, उस पर नो क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, मैं गुलाम साहब की तरफ आना चाहूंगा। गुलाम साहब, ईपीजीज पाकिस्तान में क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सके अब तक? ईपीजी का तो पहले के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये ऐसा बिल्कुल रॉन्ग है। ये बैद फ्री जोन बना लेते हैं। फ्री जोन बनाने से फ्री जोन एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट करके बाहर बेचते हो, ठीक। यहाँ पहला इनका कराची में इनने बनाया था, अभी तक भी है, कामयाब नहीं है। कामयाब ना होने का उसका रीजन ये है कि कोई भी फ्री नहीं है वहाँ। इसलिए कि टोटली सीबीआर के अंडर है, टोटली उधर कस्टम के सीबीआर का जिली इदारा है, ठीक है, वो उसके ऊपर कंट्रोल है। हालांकि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या फ्री जोन का कंसेप्ट ये है कि ये चीजें उसमें नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन है। तो हालांकि मेरा अपना वहाँ इन्वेस्टमेंट है, मैं देखता हूँ वहाँ क्या। मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी तो है अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, बट वी डोंट नो वेदर दे आर डूइंग द जॉब प्रॉपर्ली और नॉट इफेक्टिव एक्चुअली। तारिक साहब, योर लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट, गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई प्रपोजल आखिरी ऐसा आप देना चाहेंगे? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये करते हैं इस जालिम हुकूमत से कि थोड़ा सा रहम करें जी। लैंड रिफॉर्म 1977 का भुट्टो का, जिसकी वजह से हमारे ख्याल में उनको फांसी दी गई, उस पर अमल करें, क्योंकि लोग उसी के नाम पे हुकूमत कर रहे हैं। उससे बहुत बड़ी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी शहरों में। प्लीज़
ये जो गरीब लोग रह रहे हैं 90% लोग 10% इलाके में, उन पे रहम खाएं बजाय उनको नफरत की निगाह के देखने से उनको टाइटल डीड्स दे दें। उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, उनको एक पेपर मिलेगा, दे विल फील सिक्योर, दे विल टेक दिस डॉक्यूमेंट टू अ बैंक, सिक्योर सम लोन, मेक बिगर हाउस और गो एंड डू सम बिजनेस। कोई नुकसान आपको उससे नहीं होने वाला। और शहर में वायलेंस आपको मैं गारंटी देता हूँ नेक्स्ट दिसंबर 20 क्योंकि ये वायलेंस जो है गुर्बत की वजह से खासतौर पे गुस्से में क्राइम वगैरह कम हो जाएगी। टाइम मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इन्फ्लेशन बिल्कुल जीरो हो सकता है इस मुल्क में। जापान में जीरो है, जर्मनी में हमेशा जीरो रहा है। यहाँ आप एक जापानी सेंट्रल बैंकर को लाके बैठा दें, उसको कह दें कि नोट नहीं छापना, जितनी इकोनॉमी ग्रोथ हो उससे ज्यादा। सही है, सेम लाइक जापान, जीरो इन्फ्लेशन हो जाएगा। मेजर रिलीफ टैक्सेशन सिस्टम में, अमीरों से टैक्स लें, गरीबों को छोड़ दें। डायरेक्ट टैक्सेशन मतलब जो ज्यादा कमाए वो ज्यादा टैक्स तकरीबन सब खत्म कर दें। न गैस पे लें, न इलेक्ट्रिसिटी पे लें, न पेट्रोल पे लें, जी कोई जरूरत नहीं है आपको लेने की इनकी। इससे मेजर रिलीफ आएगा, सोसाइटी विल बिकम वेरी नाइस, ऑल ओवरसीज पाकिस्तानीज विल प्रोबब्ली कम बैक विद देयर $1 ट्रिलियन एंड थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। तारिक साहब, गुलाम साहब, हसन साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए हमारे साथ। काफी शॉकिंग फिगर्स इस प्रोग्राम में सामने आए। 8 मिलियन पाकिस्तानीज हैं जो कि बाहर काम कर रहे हैं और उनकी जो नेट वर्थ है वो $1 ट्रिलियन की है। और शौक की बात यह भी है कि हम जो है IMF के पास जाते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं $500 मिलियन, $600 मिलियन, $3-4 बिलियन मांगने के लिए, जबकि हमारे पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं उनकी जो वर्थ है $1 ट्रिलियन की है। किस तरह ये पाकिस्तान में पैसा आएगा? यकीनन गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान की तरफ लेकर आए। फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं thepulse@businessplus.tv पर। आपसे मुलाकात करेंगे हम बर्थडे के रोज। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं उसका ताल्लुक को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से है। जो पाकिस्तानी गैर ममालिक में आबाद हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के बारे में क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत और महंगाई को दूर करने के सिलसिले में क्या सोच रहे हैं, यही हमारी गुफ्तगू का मौजू है। लेकिन इससे पहले मैं आपकी खिदमत पर यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी बाहर थे, मैं कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की आपकी खिदमत में एक फरमान आपको बताना चाहता हूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने ये कहा था कि वो सारे लोग यूपी सीपी में जो बहुत अच्छी नौकरियों पर फायज हैं और जो जानते हैं, उनको एक्सपर्टीज़ भी है, उनको नो हाउ भी है, वो पाकिस्तान की तामीर नौ के सिलसिले में पाकिस्तान आ जाए। तो कायद-ए-आज़म के इस मुतालबे और पाकिस्तान के इस दरख्वास्त पर हज़ारों लोग यूपी सीपी और मुख्तलिफ हिंदुस्तान के इलाकों से पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान की तामीर नौ में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। आप जानते हैं, तारीख में पढ़ते भी हैं कि उनका क्या किरदार रहा। इसी तरीके से माओ तुंग में जब चीन में कम्युनिस्ट इनकलाब आया तो माओ तुंग ने उन तमाम चीनियों से दरख्वास्त की जो गैर ममालिक में आबाद थे, उनसे कहा कि वो आएँ, अपनी दौलत भी साथ लाएँ, अपना हुनर और तजर्बा भी साथ लाएँ और चीन की तामीर नौ में अपना किरदार अदा करें। आज चीन कहाँ पहुँच गया है? आपको सबको मालूम है कि चीन अब एशिया बन गया है। पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान का नक्शा, पाकिस्तान की जो सूरत गरी की थी, अब वो पाकिस्तान हमें नज़र नहीं आता। उनके वो अक़वाल, उनके वो ख़यालात, उनका वो तदब्बुर भी अब हम पाकिस्तान में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसके बावजूद भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बाज़ ममालिक में आबाद हैं, लंदन में, अमेरिका में, UAE में, ये सब पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, पाकिस्तान की तामीर में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान में गुर्बत को दूर करना चाहते हैं। आज इसी मौजू पर हमने बाज़ अहम पाकिस्तानियों को दावत दी है जो कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, वहाँ पर आबाद जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको तरगीब दे के पाकिस्तान लाना चाहते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब तारिक खान जावेद साहब, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के प्रेसिडेंट हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला, आज हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे। उनके बराबर तशरीफ़ रखते हैं गुलाम मोहम्मद खान ज़ई साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, और उनके बराबर बैठे हैं जनाब हसन मुबीन कुरैशी साहब, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं
ओवरसीज पाकिस्तानियों के। आप तीनों का मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। तारिक जावेद साहब, मैंने अपने प्रोग्राम शुरू करने से पहले कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया कि किस तरीके से ही वांटेड एक्चुअली the Muslims in the subcontinent to come to Pakistan and do whatever they can do to build a strong new nation of Pakistan based on Islamic concept। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो पाकिस्तान से बाहर गैर मुमालिक में पाकिस्तानी आबाद हैं, उनको अब क्या करना चाहिए और उनकी तादाद कितनी है? जनाब, ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुल्क के हालात 72 के बाद से हुए, नेशनलाइजेशन वगैरह के बाद से, फिर इस्लामाइजेशन, उस प्रोसेस में अब तक तो आउटफ्लो हो रहा है और अब तक तकरीबन 8 मिलियन लोग जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर जा चुके हैं। और 8 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं जी आबाद हैं। कहाँ आबाद हैं? सबसे बड़ी जो कंसंट्रेशन है वो यूके एंड आयरलैंड में है। इंग्लैंड में जी, और 2 मिलियन लोग वहाँ हैं। उसके बाद जो बड़ी कंसंट्रेशन है अमेरिका में 1 मिलियन, कनाडा में 500,000, मिलियन, पूरे यूरोप में 1 मिलियन है, सऊदी अरेबिया में 1 मिलियन है, यूएई में 5 लाख हैं, कतर वगैरह सबको मिला के कोई 8 मिलियन बनते हैं। जी, सब मिला के 8 मिलियन बनते हैं। न्यूजीलैंड वगैरह में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मिला के 500,000 मिलियन है। अच्छा तारिक साहब, आप जैसे मैंने अपने मुख्तसर से तारुफ में कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बड़ी कमज़ोर है और आपको मालूम है मुश्किल से 2% GDP है। कहाँ 7% हुआ करता था और आज 2% है। आप बताइए कि इस पूरे सिनेरियो में जबकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बहुत ही ख़राब है, कानून कहीं नज़र नहीं आता, गुड गवर्नेंस का कोई तस्वर नहीं, जब गवर्नेंस ही नहीं है तो गुड गवर्नेंस का भी कोई तस्वर नहीं है। आप बताइए इस सूरत में फिर आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान के? ये जो कुछ अभी इस वक्त है वो हम सब जानते हैं, सबको पता है। हम अगर उसको डिनाई करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी हम लोग 20 साल से इस काम पे लगे हुए हैं, इस मिशन में। हमने जो हमेशा लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो सामने नज़र आता है वो हकीकत नहीं होता। जो वेस्ट में जो अभी चमक धमक नज़र आ रही है और जो हमारे यहाँ जो मुश्किलात नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअल चीज़ नहीं है। हमने इकोनॉमिक हिस्ट्री के बेसिस पे ये बात बताई है कि 1750 तक, यानी कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले तक, इंडिया पाकिस्तान मोस्ट प्रॉस्परस रीजन ऑफ द वर्ल्ड था। इंडिया पाकिस्तान की कंबाइंड इकोनॉमी जो थी 30% ऑफ वर्ल्ड GDP थी, सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जस्ट आफ्टर चाइना। उसके बाद थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी वाज इंडोनेशिया, जिसका लोगों को नहीं पता। तो ये जो इतनी बड़ी इकोनॉमीज थी और कॉलोनाइजेशन के बाद जो इनका हशर हुआ सबको पता है कि कहाँ हम लोग 30% GNP थे। इंडिया पाकिस्तान कंबाइंड बिकेम 3% GDP इन 1947। 190 साल में उसका जो हशर हुआ है वो सबको पता है। इस प्रोसेस अच्छा, फरंगी लूट के ले गया। जी, फरंगी लूट के ले गया। नहीं, अच्छा, अब हमारे सुनने वाले आपसे ये पूछना चाहेंगे, ये तो आपने तारीख का जो हवाला दिया बड़ा खूबसूरत हवाला है, हमारे सुनने वाले ये मालूम करना चाहते हैं कि इस वक्त जिन हालात में पाकिस्तानी परेशानी में मुब्तला हैं, उनके पास बिजली नहीं, पानी नहीं है ना, उनके पास माफ़ कीजिए उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता गिर के सिफर होती जा रही है। इस सूरत हाल में आप तो प्रेसिडेंट है ना, तो फिर आप क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में? मैं देखिए, अब एक दिन में तो ये सब चीज़ें बदल नहीं सकती, लेकिन आपको पर्सपेक्टिव को रखना पड़ेगा सामने कि हम लोग पहले यहाँ पे थे, गिर के हम यहाँ पे आए। 1947 में जो हालात थे इंडिया पाकिस्तान के बहुत ही ख़राब थे, उससे अभी हम बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन जो हमारी मंजिल है वो बहुत ऊपर है। ये वक्ती मसाइल हैं। अगर 72 के नेशनलाइजेशन नहीं होती, अगर हम लोग कश्मीर में जंग लड़ने पे 300 बिलियन खर्च ना करते और अफगानिस्तान पे कब्जा करने पे 150 बिलियन हमने खर्च कर दिया, इन चक्करों में ना पड़ते, अपने आवाम पे ध्यान देते, कोरिया ने हमारी मॉडल को फॉलो करते हुए आज 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया। हम लोग अगर सारा कंसंट्रेशन अपनी कौम को बेहतरी पे लगा देते तो आज हम लोग इस पोजीशन में होते ही नहीं। आज हम लोग शायद कोरिया से बेहतर कंट्री। गलती किसकी है? गलती हमारे हुक्मरानों की है। अच्छा। प्रायोरिटीज उनकी गलत थी। जो नेशनलाइजेशन हुई हमारे ख्याल में इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन जेलसी के रूरल एरिया के जो रूलर्स आए, भुट्टो साहब वगैरह, उन्होंने देखा कि भाई अर्बन एरिया में लोगों के पास इतनी दौलत हो गई, ये सेट फलाना सेट, उन्होंने कहा इसको नेशनलाइज करो। बैंक्स को नेशनलाइज किया, स्कूल कॉलेज तक को नेशनलाइज किया, जिसके वजह से इतनी गुर्बत आई। मैं ये बात अच्छा, कार्डर भी नहीं था उनके पास। जी, अगर नेशनलाइज करते तो कार्डर होने चाहिए ना। कार्डर भी नहीं था इनके पास। छोटा सा कस्टम डिपार्टमेंट कोई चला नहीं सकता इस मुल्क में, टैक्स डिपार्टमेंट नहीं चला सकता जो इतना कम टैक्स कलेक्ट करता है अंग्रेजों के मुकाबले में। जब अंग्रेज इस इलाके में थे इतना टैक्स कलेक्ट करते थे कि सब खर्चे पूरे करने के बाद, बर्मा की जंग के खर्चे पूरे करने के बाद, अफगानिस्तान की जंग के खर्चे, सूडान के खर्चे, उसके बावजूद बजट जो अगर 66 मिलियन होता था उसमें से 26 to 30 मिलियन इंग्लैंड ले जाते थे।
इस प्रोसेस में 190 साल में वो $800 बिलियन यहां से लेके गए। तो वही इकोनॉमी अब इतनी बुरे हालत में क्यों आ गई? क्योंकि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे कलेक्टर्स आए, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स आए, दे वर ऑल करप्ट, एंड इसी वजह से हमारी टैक्स कलेक्शन, करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा है। और मगर उसके हम आपको सोल्यूशंस भी बताएंगे। चलें, मैं बताऊं, खान साहब ये बताइए कि आप क्योंकि बहुत सा सरमाया पाकिस्तान लाए हैं, आपने प्रोजेक्ट्स भी पाकिस्तान में लगाए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आप क्या मंजर देख रहे हैं जबकि इकोनॉमी आपकी जो है वो डूब रही है और मुख्तलिफ अंदाज से जो आम आदमी है उसका तो जीना बहाल हो गया, यानी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। आप इस सूरत में फिर आपका क्या, क्योंकि आप एक फलसफी भी किस्म के आदमी हैं, क्या देख रहे हैं आप मंजर, कैसे आप इसको, मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जागीरदार मौजूद है, वो उससे आगे जा ही नहीं सकता, और आप मौलवियों के वडेरा के कहने के से बेचारा किसान जो है वो काम ही नहीं कर सकता उसकी मर्जी के खिलाफ। आप मुझे बताइए कि फिर इस्लाह कैसे होगी? फिर इसके लिए इनकलाब होना चाहिए। कैसे इनकलाब लाएंगे? इनकलाब जो दानिश्वर है ये मिलकर बैठकर इनकलाब लाएं। अच्छा खान साहब, मैं आपसे इस मसले पर बात करूंगा, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ख्वाजा नजरात, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हम आपका अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी आबाद हैं वो बड़े मालदार भी हैं और बड़े मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है वो उससे खौफज़दा भी है। आज इसी मसले पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जनाब शरीक गुफ्तगू हैं, जनाब तारिक जावेद साहब, जनाब गुलाम मोहम्मद खानज़ई साहब और जनाब हसन कुरैशी साहब। मैं फिर एक बार आप तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे साथ इस मौजू पर बात कर रहे हैं, ये बड़ा अहम मौजू है। आप ये बताइए खान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे कि अब इस मुल्क में इनकलाब की जरूरत है, कौन इनकलाब लाएगा? देखो, इस मुल्क में इनकलाब आ रहा है। जैसा कि आज आप पाकिस्तान के मीडिया को देख रहे हैं, जो किरदार अदा कर रहा है मीडिया, जो आज़ाद हुआ है, ये आप जैसे दानिश्वर, जरूरतमंद के इस टाइप के प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सब अवाम तक जा रहा है। पहले अवाम, जो हमारी अवाम थी, वो नाआगाह थी, उसको मालूमात नहीं थे। अभी आपके थ्रू, इसी मीडिया के थ्रू वो समझदार हो रही है। अच्छा, समझदार होगी तो इनकलाब ले आएगी। एक दिन में इनकलाब लाएगी। वो अपना बुरा अच्छा समझेगी ना, मेरा अच्छा क्या है, बुरा ना। अच्छा, कम चले अभी मियां जाहिद हुसैन से बात करते हैं। मियां जाहिद हुसैन, सलाम अलैकुम। मियां जाहिद साहब, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मियां जाहिद साहब, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की तामीर में, पाकिस्तान की मंशत की तामीर में, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलाइजेशन में, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को बूस्ट देने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और हमारे साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब तारिक खान जावेद साहब हैं, गुलाम मोहम्मद खान साहब हैं और हसन कुरैशी साहब हैं। आप ये बताइए कि आपका क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में? जी, मेरा मौक़िफ़ ये है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो इंतहाई मुहिब वतन है और वो वहाँ रहते हैं, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। और जब पाकिस्तान की बात आती है तो वो हर लिहाज से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और उसकी एक वजह ये है कि उनके अजीज रिश्तेदार और सारे लोग जो हैं, उनके माँ बाप यहाँ पर रहते हैं और वो उनको रेमिटेंस भेजते हैं। तो इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं, अवाम और जमहूर अगर उसमें शरीक होंगे सिस्टम के अंदर तो ये करप्शन भी दूर होगी। जैसे आपने भी जुडिशरी का देखा, असलिया हमारी बहाल हुई तो अवामी जद्दोजहद से बहाल हुई। और इसी तरीके से हमें अवामी जद्दोजहद से अपने इदारे अगर हम बहाल करेंगे, उन्हें स्ट्रेंथन करेंगे, असेंबली स्ट्रांग होगी, सेनेट स्ट्रांग होगी, तो इंशाल्लाह हमारे मसाइल यकीनन हल होंगे। मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा नज़रात, हम अपनी गुफ्तगू इस मौजू पर जारी रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम दोबारा आपसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, वक़्फ़े के बाद दोबारा हम आपका अपने प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर आबाद हैं, मेहनत कर रहे हैं, 8 मिलियन है, जैसे कि जावेद साहब ने फरमाया कि पूरे दुनिया में जो पाकिस्तानी गैर ममालिक में आबाद है उनकी तादाद 8 मिलियन है। और हम यही मालूम करना चाहते हैं कि जो 8 मिलियन पाकिस्तानी हैं, इस सूरत हाल में, जबकि पाकिस्तान की मईशत गिर रही है, पाकिस्तान में सूरत हाल ख़राब है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, लोग बेचैन हैं, मुंतशिर हैं, इज़्तिराब में मुब्तला हैं, इसका आखिर क्या हल हो सकता है? कौन है जो मसीहा बन के इसका हल तलाश करेगा या इसके लिए कोशिश करेगा? ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं कि हम मौजूद हैं, हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, हम काम करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। यही हमारी गुफ्तगू का मौजूद है। और अब हसन मुबीन कुरैशी साहब से पूछेंगे जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। हसन मुबीन कुरैशी साहब, आप ये बताइए कि इस सूरत हाल का क्या इजाला कर सकते हैं आप? देखें, एक्चुअली गवर्नमेंट को ये चाहिए, जिस तरह गवर्नमेंट इंडिया से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रही है, इसी तरह वो तो खत्म हो गया। गोल्डन कार्ड और सिल्वर कार्ड जारी किए और उन्होंने कहा कि जी वीआईपी इदारा है, लिहाजा उसमें नॉमिनेशंस पे जो है गवर्नमेंट अपने आदमी जो है वो मुकर्रर कर देती है, और जबकि ट्रू रिप्रेजेंटेशन ओवरसीज पाकिस्तानीज की नहीं होती। अच्छा तारिक साहब, मतलब ये कि ये सूरत हाल आप देख रहे हैं जो मुबीन साहब ने बात की है, अच्छा क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुबीन साहब ने सही कहा कि ज़लज़ले के वक्त किस तरीके से पाकिस्तानी आए, कितना मतलब कितने मिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान ने भेजे। अब भी जब IDPs हैं जो सवाद से बेदखल लोग हैं, कितने फौरन मतलब ये कि बैरून ममालिक में आबाद पाकिस्तानी उनकी मदद कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो हुकूमत का जो रवैया है, ये रवैया हमेशा से रहा है, ये एक ऐसा रवैया है कि जो बल्कि नेगेटिव भी है और जो आपके हौसलों को, आपके जज्बों को, आपके रवैयों को मतलब ये कि पीछे धकेलता है। तो आप क्या सजेशंस लेकर आएंगे कि जिससे ये रवैया बदले हुकूमत का और आप पाकिस्तान की तामीर में, पाकिस्तान की मईशत की तामीर में अपना किरदार अदा कर सकें? अगर सब OPIF जो हमने बनाया था तो हमने एक बात तय किया था कि हमारा फोकस पाकिस्तान के अवाम है, हमको हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें बहुत दफ़ा इन्विटेशन दी गई है कि आप आ जाए। मगर खानजाई साहब तो जो कह रहे हैं कि अगर पॉलिसियां हुकूमत की बेहतर नहीं है, अवाम दोस्त पॉलिसियां नहीं है, तो आप जितने भी पैसे लेकर आएंगे वो तो हड़प कर जाएंगे, तो खा जाएंगे ये लोग। हाँ, तो उसके लिए हम लोग मुख्तलिफ सजेशंस देते रहे। एक जो सजेशन पे हमने बहुत ज़्यादा इम्फेसिस दी है हर जगह, वो हमने कहा है कि हम चाइना को फॉलो करें। चाइना में एक कम्युनिस्ट हुकूमत थी और 92 में उन्होंने कहा कि जी आप आए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी चाइनीज खासतौर से अमेरिका में जाकर डेंग शाओपिंग ने भी ये बात कही, डेंग शाओपिंग ने ये शुरू किया। उसने कहा क्योंकि आप लोग हम पे बिलीव नहीं करते, करप्शन है, यहाँ सब कुछ है, वन पार्टी रूल है, यहाँ भी वही चीजें हैं जो आप हम लोग बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब आप कंपेयर नहीं कर सकते चाइना वन, मैं खुद चाइना जाता हूँ, मतलब ये कि वन पार्टी रूल तो है लेकिन वहाँ पे जो पार्टी के डिसीजंस होते हैं दे आर प्रो पीपल, आवाम के लिए होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि वहाँ प्रो पीपल है, लेकिन करप्शन मेरा ख्याल है हार्डली 1% है। हाँ, करप्शन भी बहुत कम है, सही है। तो उसके बावजूद उसने ये कहा, फांसी भी अगर कोई पकड़ा गया ना तो फांसी भी है उसको। उसके बावजूद उसने ये कहा कि अगर आप हमारे गवर्नमेंट के चंगलों में पड़ेंगे अप्रूवल्स वगैरह के तो आप फंस जाएंगे। उसने क्या किया कि फ्री ट्रेड जोन बनाने शुरू किए, जहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है और जहां अमेरिकन चाइनीज जो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए, और 92 से लेके अब तक जो चाइना में डेवलपमेंट हुई है वो रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से आज चाइना दुनिया का 3rd बिगेस्ट इकॉनमी बन गया। 92 में उसकी कहीं गिनती नहीं थी। तो हम लोगों ने कई फोरम पे जाके ये बात कही है कि पाकिस्तान में भी कम से कम 6 फ्री ट्रेड जोन आप बना दें और वहाँ गवर्नमेंट का कोई अमल दखल ना हो। वहाँ कोई अपनी इंडस्ट्री लगाता है, अपने सोच समझ के लगाए, फायदा नुकसान सब उसका। गवर्नमेंट को सिर्फ जो है ना एक रेंट मिल जाए उस इलाके का, और वो एक कंपनी उस पूरे इलाके को चलाए, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कोड भी हो, रजिस्ट्री भी हो, सब कुछ हो। अगर ये कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है पाकिस्तान के मसाइल का। जिस तरह चाइना में फ्री ट्रेड जोन ने तकरीबन तमाम अनएम्प्लॉयड लोगों को अपने अब्जॉर्ब कर लिया और एट वेरी गुड सैलरीज। हमने एक जगह कहा कि अगर आप सिंध में 2 जगह हमें बना दें, कोरंगी से लेके केटी बंदर को आप एक बेल्ट को को फ्री ट्रेड जोन कर दें, और एक थरपारकर में जहां बहुत ज्यादा कोयला निकला हुआ है उसमें 30 बाई 30 किलोमीटर का आप इलाका अगर आप फ्री ट्रेड जोन बना दें, तो मैंने कहा था कि उसके बाद सिंध में कोई आदमी आके कहे कि जी मेरे पास जॉब नहीं है, या आके कहे कि 20,000 से कम की जॉब है तो मैं दिलाता हूँ। ये इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि दुनिया भर में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है $250 का एक डिसेंट जॉब की। फिलीपींस का कोई आदमी $250 से कम बाहर निकल नहीं सकता।
तो अगर हम ये जोन बनाए और उसमें हम कंडीशन रखें कि यू विल नॉट पे लेस देन $250 जो भी कंपनी वहां पे आएगी, दे विल एक्सेप्ट इट। और हसन साहब ये बता, मैं ये तो आपसे एक नहीं मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि गवादर के करीब एक्सपोर्ट प्रोड्यूस जोन बना है। अच्छा, उन्होंने कहा कि 10 साल के लिए हमने इसमें हर किस्म की ड्यूटी माफ कर रखी है। आप मुझे बताइए कि क्या इस सूरत में आप, क्योंकि बड़ा आप खुद भी बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है और बलूचिस्तान में लोग नाराज भी हैं कि साहब उनका डेवलपमेंट नहीं होता, उनको आइन के तहत हुकूक नहीं मिलते, सूबाई खुद मुख्तारी नहीं मिलती, तो आप क्या समझते हैं कि वहां पर आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे गवादर में? ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसलिए कि मैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बारे में अच्छी तरह मालूमात रखता हूँ कि मैं खुद कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब कराची प्रोसेसिंग जोन है वो कि भी आप पाकिस्तान में नहीं मंगा सकते। आप बाय 10 साल के आपको हॉलिडे मिलेगा ना? हॉलिडे को छोड़ना, आप चीज को कहाँ भेजोगे? देखो हमारी चीज को, आपकी चीज को जाके भारत को अमेरिका के जापान डेवलपमेंट है वो नहीं खरीदेगा। आप ताजिकिस्तान नहीं भेज सकते, आप उज्बेकिस्तान नहीं भेजते, आप किसी जमीन मगर आप तो आप तो बड़े कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं भेज सकते। कानून के मुताबिक बाई लैंड आप कोई चीज बाहर एपीजेड से आप नहीं भेज सकते। जा सकता है, लैंड पे नहीं आ सकता। आप बाई एयर, अभी बाई एयर आप तुर्कमेनिस्तान कपड़ा लेके जाओगे, आपका बिकेगा, महंगा पड़ेगा। सी वो उसको नहीं है, आप शिप को इसको ट्रैली के ऊपर बांध के ले जाओगे। हाँ सर, हम लोगों के सोल्यूशन नहीं सोल्यूशन नहीं। देखिए, मैं मोबिन साहब से बात कर लूं। देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि साहब के पॉलिसियां नाकिस है, ठीक है, लेकिन आप जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, आपके पास तालीम है, आपके पास एक्सपर्टीज है, आपके अंदर पाकिस्तान का दर्द है, तो आप मुझे बताइए कि आप अपने तरीके से जब आप वो चीजें यहाँ पे लाएंगे। अब मैंने गवादर के बारे में पूछा तो खानदानी साहब कह रहे हैं कि साहब वो कामयाब नहीं हो सकता। ये तो एक मफरूजा है, आप करके तो देखिए। नहीं, मसाला हमने करके देखा है। छोड़िए कराची को, पॉलिसी तो सेम है, मॉडल वही है, पॉलिसी सीबीआर वही है, मॉडल बदलना पड़ेगा। आपके क्या ख्याल है? टैक्स हॉलीडे की जैसे आपने बात की, 10 साल के लिए है वहाँ, 10 साल का है ग्वादर में। इस तरह का अगर टैक्स हॉलीडे ये थरकोल में दें, क्यों तारिक साहब, अगर ये थरकोल में दें, जो कि सर उससे पहले शनवा नाम की एक कंपनी आई, 6 मेगावाट बिजली लगा रही थी। हम लोगों ने वो जगह विजिट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बन गया, रोड एवन स्ट्रिप बन गया। उसको सिर्फ 3 सेंट के लड़ाई पे यहाँ से भगाया गया है। मुशर्रफ साहब ने बाद में बड़ी कोशिश की उसको वापस लाने की, उसने कहा हम नहीं आते। वजह क्या थी? रिश्वत। तो इसका नतीजा, इसका जो हमारे कंक्लूजन है वो ये है कि जब भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगी, चाहे वो चाइनीज गवर्नमेंट हो चाहे पाकिस्तानी, वहां पे प्रॉब्लम है। आप एक एरिया दे दें, आपको क्या जाता है? थर्ड पार्कर कौन जाता है? थर्ड पार्कर की क्या वैल्यू है आपकी नजर में? 200 बाई 200 है, आप 50 बाई 50 का एक ब्लॉक दे दें जिसके अंदर 185 बिलियन टन ऑफ गोल्ड पड़ा हुआ है। 94 से कोशिश हो रही है कि कोई आए उसको निकाले, उस पर बनाए, पावर हाउस नहीं बन रहा। उस पे आपको पता है कि अगर 185 बिलियन को पावर में कन्वर्ट किया जाए, 1 लाख मेगावाट बिजली बन सकती है। अच्छा, आपकी शॉर्टेज सिर्फ 4 मेगावाट। जही साहब ये बताइए, गुलाम साहब ये बताइए कि बलूचिस्तान में फिशरीज पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है ना, वहाँ में मिनरल डेवलपमेंट के सिलसिले में हो सकता है, एनर्जी में हो सकता है, टूरिज्म तो खैर चलिए वो बात, वो तो लॉ एंड ऑर्डर। आप मुझे बताइए कि अभी जो बलूचिस्तान की जो सूबाई हुकूमत है उसने मतलब ये कि जो रकम मख्तस की है इन सेक्टर्स के लिए वो इतनी कम है कि लोग तो आएंगे नहीं। तो क्या आप आना चाहते हैं वहाँ पे? आप ब्रिंग द मनी। बलूचिस्तान के सूबाई हुकूमत के बेचारी का क्या कसूर है? जब उसका बजट कितना, उसका पैसा कितना वक्त हो रहा है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे जो सियासतदान हैं इलेक्शन में बातें करते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाते, उनकी अब तो उनको 2 करोड़ रुपए मिल गए ना, तो मेरा ख्याल है वो भी खर्च नहीं करेंगे उन पर। आप ये बताइए कि बहुत इख्तिसार के साथ आप क्या समझते हैं कि क्या इनमें कोई तब्दीली आ सकती है इन लोगों में? नहीं, देखिए इसके लिए वही है कि कोई नई लीडरशिप जो आएगी, सिंसियर, जो वडेरा टाइप के सख्त दिल वाले लोग ना हो, कंपैशनेट लोग हो, जिनको आवाम से दर्द हो, तो बहुत आसानी से पाकिस्तान का खूबी है कि यहाँ सब मसाइल बड़े आसानी से हल हो सकते हैं। इतनी गुंजाइश। आपने बहुत अच्छी बात कही, जो आपने कहा कि मतलब वो आप इंतजार करने की बात करें, तो मजाज ने कहा था कि जान मेरे बाद छलका तो मुझे क्या मिला।
तारिक जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। एक्चुअली मतलब क्योंकि हमने इतनी तफसील से गुफ्तगू कर ली है, लेकिन हमारे पास वक्त की तंगी है, इसलिए हम मजीद आगे बात नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, थैंक यू वेरी मच, और मोबिन साहब थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सही बात कही कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास बेपनाह वसाइल हैं, दौलत है, वो लाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि जिस वजह से उनको हिम्मत अफजाई नहीं होती, हौसला अफजाई नहीं होती, इसलिए वो खौफजदा भी हैं और यहाँ करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। और खातिन आज़ाद, बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी दिलचस्पी हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। मैं तो इनकी गुफ्तगू से यही अंदाजा लगा चुका हूं, और मैंने खुद भी अभी बाहर जाके देखा है कि पाकिस्तान के जो लोग पाकिस्तान से बाहर आबाद हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के आवाम के लिए दर्द रखते हैं। वो यकीन मानिए वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत से भी बड़े रंजीदा हैं, दिल गिरफ्ता हैं, वो पाकिस्तान में महंगाई पर भी बड़ा आंसू बहाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन गैर ममालिक में आबाद पाकिस्तानी बेचारे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, लेकिन जब आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक ना हो, रोजाना डकैतियां बढ़ रही हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में सूरत हाल गिरती चली जा रही है, और ऐसा लगता है कि कोई गवर्नेंस ही नहीं है। जब गवर्नेंस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो फिर इकोनॉमिक में ग्रोथ कहां से आएगा, जब इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी तो खुशहाली कैसे आएगी। ये चीजें जो है हमें सोचनी चाहिए, और कम से कम ये कि हमारे हुकूमत करने वालों को सोचना चाहिए कि वो अगर किसी के सामने जवाबदेह नहीं है तो अल्लाह के सामने जरूर जवाबदेह है। उन्हें अपना रवैया बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और आवाम के दुख दर्द का इलाज तलाश करना पड़ेगा। नहीं तलाश करना पड़ेगा तो जिस तरह गुलाम मोहम्मद साहिब ने कहा कि इनकलाब दरवाजे पे खड़ा हुआ है, और जब इनकलाब आएगा तो हर चीज खसो खाशाक की तरीके से उड़ जाएगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन एंड वेलकम टू द पल्स। कहते हैं बी वेयर ऑफ द आईडीज ऑफ मार्च, और सही कहते हैं। अगर एक नजर डाली जाए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में तो मार्च पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान के तमाम तर मामलात के लिए एक अहम महीना साबित होता है। इसको आप अगर माजी के नजर में देखें, उस पर तज्जिया करें तो भी ये बात साबित होती है, और अगर हाल और मुस्तकबिल में भी देखें तो मार्च का महीना हमेशा उतार चढ़ाव का महीना रहा है, और हिस्टोरिकल इवेंट्स नो डाउट मार्क दिस। अमजद वराइद साहब के इस कॉलम ने बड़ी आंखें खोली मेरी जब मैंने इसको डेली टाइम्स में पढ़ा, और बड़े हैरान कुछ इंकशाफात किए गए। अनदर इवेंटफुल मार्च अफुट, ये बात बिल्कुल सही है। लाहौर रेजोल्यूशन मार्च 1940 में पास की गई, विच इवेंचुअली लेड टू द फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमारा मुल्क है, 1947 अगस्त में। हर साल मार्च जो है वो सक्सेसेस भी लाता है और फेलियर्स भी लाता है नेशनल हिस्ट्री में, और इनका एक लंबा चौड़ा इंपैक्ट होता है पाकिस्तान में। इंसिडेंट्स जिससे हमने बहुत कुछ खोया, उससे क्या हमने कुछ सीखा भी। हमारे साथ तीन बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट तशरीफ रखते हैं, आइए आपसे तारुफ कराती हूं। शरीफुल मुजाहिद साहब, आप फाउंडर डायरेक्टर कायदे आजम अकेडमी के हैं, फॉर हायर एजुकेशन के डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी जी। आजाद बिन हैदर साहब, आपने तहरीक पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया, लेडीज ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट में एक किताब लिखी, प्रेसिडेंट हैं ऑफ अलामा इकबाल फोरम, और उसके साथ साथ लाइफ मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। तारिक खान जावेद साहब, आप प्रेसिडेंट है ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट फोरम के। एज एन इकोनॉमिस्ट अपने करियर का आगाज किया, 25 साल बैंकिंग के शोबे से ताल्लुक रखा, और अब आप इस फोरम को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। आपसे सर गुफ्तगू का आगाज करूंगी। अभी जो इतने इंसिडेंट्स मैंने कोट किए मार्च के महीने में, जैसे कहते भी हैं वी बी वेयर ऑफ द आईडीज ऑफ मार्च, लेकिन आप समझते हैं कि हमने इतना कुछ खोने के बावजूद कुछ सीखा? लगता तो नहीं कि हमने सीखा। ये ठीक है कि रेस्टोर हो गए जजेस,
16 मार्च की सुबह को उन्होंने फैसला किया, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद फैसला क्यों हो? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म विच मस्ट बी रूटीनली फॉलोड। अगर ये करते, आप ये अंदाजा ही नहीं कर सकते इस लॉन्ग मार्च की वजह से पाकिस्तान को कितने बिलियंस का नुकसान पहुंचा। बेशक जी, बिल्कुल और जी। वो चाइनीज कह रहे हैं कि उनके कंटेनर्स पर डे इसी $40,000 का नुकसान पहुंच रहा था। और मैं इस्लामाबाद था 2 हफ्ते पहले, टीवी दैट मच, बट एवरीवन वाज ग्लूड एंड द नर्व्स। देखिए साइकोलॉजिकल असर क्या पड़ा, नर्व्स पर कितना, ये किसी ने इसका यानी असेसमेंट किया, ये किया, इस पर भी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, हमने मिठाई बांट ली, खुशियाँ मना लिए, इट्स ए वेरी गुड थिंग दैट हैड हैपेंड, दैट पाकिस्तान हैज़ कम फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द प्रेसिपिस बैक टू नॉर्मल। लेकिन आप ये सवालिया निशान है कि हमने उसके बाद भी कुछ सीखा है या नहीं सीखा। देखिए आजाद साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जब फाउंडेशन रखी गई और पाकिस्तान जो बनाया गया था, जो नजरिया था पाकिस्तान को बनाने के लिए, वो नजरिया कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी और कहीं नजरिया जरूरियात के तहत हमेशा जो है उसको साइड कर दिया जाता है। और एज ए प्रिंसिपल, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया, अगर एक बेसिक डॉक्यूमेंट जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बरतानिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको फॉलो किया जाता है। कुछ लॉज होते हैं किसी भी एक मुल्क के, जिनको बाकायदा से फॉलो करके इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाकर मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? हमने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को कब और क्यों अपनाना शुरू किया? Madam, there is a long history. When we speak about democracy, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। डेमोक्रेसी इफ वी फॉलो, आपने अभी देखा ओबामा के इलेक्शन में, ओबामा, मैकेन किस तरह एक एक स्टेट में जाते रहे, कितना अरसा जाते रहे। हर डिस्ट्रिक्ट से हैं जिनको घोस्ट स्कूल कहा जाता है, और यहाँ पर जितने भी इलाके हैं, हर जगह पर एक छोटा छोटा मिनी किंग बैठा हुआ है। डेमोक्रेसी तब तस्लीम होती है व्हेन विद इन द पार्टी आप डेमोक्रेसी लाएं, ग्रास रूट पर। यहां पर मोस्टली पार्टियां नॉमिनेट करती हैं। देयर इज नो डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी, what to talk of the party. Number 2, if you see the history of Pakistan, it may be West Pakistan, East Pakistan कुछ डेमोक्रेसी में हमसे बेहतर रहा है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज पर लैंड रिफॉर्म्स कर दी थी। इंडिया हमसे डेमोक्रेसी में बेहतर रहा है इसलिए कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर दी थी। तो लैंड रिफॉर्म्स में वो जो छोटी छोटी किंगडम बनी हुई थी वो सब टूटती गई और मिडिल क्लास आगे आने लगी। हम क्यों नहीं कर सके लैंड रिफॉर्म्स? लैंड रिफॉर्म्स इसलिए नहीं हम कर सकते कि मोस्ट ऑफ 75% पीपल सिटिंग इन सेनेट, सिटिंग इन नेशनल असेंबली, सिटिंग इन प्रोविंशियल असेंबलीज, दे आर अगेंस्ट लैंड रिफॉर्म्स। हम तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, फाइनेंस एक्ट में मौजूद है कि हम एग्रीकल्चर टैक्स दें, वो एग्रीकल्चर टैक्स भी नहीं देते। तो दे आर डोमिनेटिंग दिस कंट्री। और हमने तभी तो, अब मैं ज्यादा 47 की हिस्ट्री नहीं, मैं अभी 71 की हिस्ट्री बताता हूं। आई वॉज द मैन हु वेंट विद शेख मुजीबुर रहमान टू फाइल द नॉमिनेशन प्रेसिडेंशियल पेपर ऑफ फातिमा जिन्ना। आई वॉज द मैन विद शेख मुजीबुर रहमान वॉज इलेक्टेड देयर, ही वॉज इन मेजॉरिटी, हमने उसको तस्लीम किया। इंटरनल पॉलिसी ट्रू। एंड द मोमेंट this party goes, they are well equipped with their data. उनको पता है मेरे मुल्क में नर्सें कितनी हैं। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब फेडरल मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से?
और सब खैरियत ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। खुर्शीद शाह साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे? इस वक्त मुल्क इतने बहरानों से गुजरकर इस तरह से बात कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। आपकी तरफ आती हूँ। तारिक साहब, ये बताइएगा कि आप तो इकोनॉमिस्ट के तौर पर आपने अपने करियर का आगाज किया, बैंकर भी रहे, 25 साल आप मल्टी नेशनल्स के साथ मुंसलिक रहे, अब आप ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट फोरम के सदर भी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बहुत कुछ खोकर इस आज़ादी को हमने पाया, लेकिन अफसोस कि आज अपने ही मुल्क में कैदोबंद और आज़ाद नहीं हैं हम। अगर मैं ये कहूँ कि हमें पूरी तरह आज़ादी मिल गई है तो ये अपनी बात से बिल्कुल नाइंसाफ़ी करने वाली बात होगी। बेशक आज़ादी बहुत हद तक बात करने की भी मिली है, सहाफ़त को बड़ी आज़ादी मिली है, लेकिन बहुत कुर्बानियों के बाद। बाहर रहने वाली जो ताकतें हैं या पाकिस्तानी हैं, वो किस तरह देख रहे हैं आज अपने मुल्क को? मैडम, आपने जितनी अच्छी एनालिसिस इस वक्त करके सुनाई है, मैंने बहुत कम सुनी है। आई मस्ट, दैट्स द रीज़न प्रोबब्ली यू आर द बेस्ट होस्ट। बाहर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो कुछ हुआ उसकी वजह से हम 8 मिलियन लोग बाहर बैठे हुए इस वक्त। मैं खुशी से नहीं गया था यहाँ से। यहाँ हालात ऐसे हो गए थे 78 में जब मैंने ग्रेजुएशन की है, मेरे घर के हालात इतने ख़राब थे। मेरे अब्बा सेंट्रल बैंक छोड़ने के बाद कॉलेजेस में पढ़ाते थे, कॉलेजेस नेशनलाइज हो गए, उनको जॉब ना मिले, घर में हमारी बड़ी तकलीफ़ थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा बाहर। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था यहाँ से। इसी तरह फिर जो कुछ होता रहा, जिस वजह से 8 मिलियन लोग चले गए। लेकिन यकीन मानिए, हम लोग कोई भी वहाँ खुश नहीं है। वी ऑल वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान। हमारे बहुत सारे दोस्त ये अहबाब चले गए कनाडा वगैरह, वहाँ बड़े तकलीफ में हैं वो लोग, मैनुअल जॉब्स कर रहे हैं, 12 के 12 महीने सर्दी होती है। कौन अपने मुल्क से बाहर रह के, अपने माँ बाप से बाहर रह के, रिश्तेदारों से बाहर छोड़ के खुश रह सकता है? कोई नहीं रहता। सब आना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा और मेरे जो हमारे ग्रुप है, प्रॉब्ली दैट इज़ अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ से 10% ऑफ द टोटल जो पॉपुलेशन बाहर है। मैं क्योंकि एक बैंक में जब था, जब मैं पाकिस्तान को भी देख रहा था, तो उस वक्त मुझे एक स्ट्रगल मेरे ज़िंदगी में आई कि आई वॉज इन चार्ज ऑफ पाकिस्तान, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट डू एनीथिंग टू एक्सपैंड माई बिजनेस इन पाकिस्तान, because my own boss and the rest of the bank was very much of the view that Pakistan is a gone case. सोमालिया में जो कुछ हुआ ना, वो सिनेरियो वो पेश करते थे। मगर एज ए पाकिस्तानी आई थॉट कि इस पोजीशन में बैठ के अगर मैं अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सका तो व्हाट द पॉइंट। तो मैंने वहाँ जो उस बैंक के हेड ऑफिस में जाके जो फाइट की है पाकिस्तान के केस को, उसके लिए जो मुझे मवाद जमा करना पड़ा, वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। क्योंकि अगर हम IMF वर्ल्ड बैंक के डाटा के बेसिस पे जो भी कैलकुलेशन करते थे, तो उसकी $2 मिलियन की लिमिट निकलती थी पाकिस्तान की। आई मेड ए केस कि नो, पाकिस्तान इज़ नॉट व्हाट इज़ द वर्ल्ड बैंक डाटा सेइंग टू यू। मैंने उनसे कहा, आप आइए तिब्बत सेंटर और वहाँ पे आप देखें कि कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं और कितने रिकॉर्ड होते हैं। रियल इकोनॉमी इज़ मच मच बिगर देन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से। On that basis, I was able to increase my limit from 2 million to 35 million. अच्छा, हर साल मुझे कंट्री रिपोर्ट बनानी पड़ती थी अपने तमाम कंट्रीज़ को डिसाइड कि कहाँ एक्सपेंड करना है। तो इन द प्रोसेस started to gather lots and lots of favorable information on Pakistan, and that I started to use on every occasion I found where there was a debate going on within Pakistanis, whether we should go and settle down in Pakistan or go somewhere else. I used to beat everybody else. I have the distinction of beating every opposition which came in front of me, because as an economist I had already a lot of data. As a banker, I got much more data, and then I was able to win my case everywhere. That's the reason why I was made president by the then very good ambassador of Pakistan, Khalid Mahmood Saab. तो हमने ये किया है कि जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ काउंटर एलिगेशंस आते हैं, हर हाल में हम पाकिस्तान का हमने सपोर्ट किया। कि हमारी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है, बाहर के ममालिक में हमारी बात मानी जाती है, कोई अहमियत दी जाती है, बिकॉज हमेशा आप अपने आप का जो मुआजना है या आप अपने आप को एग्जाम्पल जब देते हैं तो आप यूजली भारत से देते हैं या दीगर ममालिक से देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है कि पूरी दुनिया में जितनी इंडियन लॉबी स्ट्रांग है और जितनी ज्यादा वो लॉबिंग करते हैं, देखें आपको ये बात माननी पड़ेगी, अब दुनिया जो है वो PR पे चलती है, ठीक है ना। आपकी जो परसेप्शंस और रियलिटीज हैं उनमें बड़ा फर्क होता है, लेकिन जो आप इमेज बाहर के ममालिक को देते हैं वो बेस्ड होता है ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू प्रमोट। अगर आप गंद ही दिखाएंगे
तो ऑब्वियसली दुनिया आपको बुरा ही कहेगी। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा परसेप्शन पाकिस्तान का डेवलप हो गया है आफ्टर दिस वॉर ऑन टेरर कि अच्छे अच्छे लोग जो है ना सिर्फ यहां से जा रहे हैं बल्कि बहुत सारी हमारी यूथ जो है उसका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, ये जो हम लोग क्योंकि एज ए बैंकर और क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है, हम लोग पूरी दुनिया को देखते रहते हैं कंपैरेटिवली, बहुत ही ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो हमारी जो व्यू है वो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान, एक चीज़ जो हम लोग एम्फेसाइज करते रहे हैं दुनिया भर में, वो ये है कि हमने स्टडी की है इकोनॉमिक हिस्ट्री बहुत डेप्थ में जाके। हमने ये पता किया और हमने ये बात को बार बार एम्फेसाइज किया है कि चाइना यूज्ड टू बी द नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड in 1750 before this colonization process started. India used to be the second biggest economy of the world with 30% share in GNP, जिसका हम एक हिस्सा है। Indonesia used to be the third biggest economy of the world with 14% share in the economy. उस बेसिस पे हम ये कहते हैं कि given default situation, natural situation, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जो हिमालय के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, हमेशा से 50% पॉपुलेशन, 80% इकोनॉमिक एक्टिविटी इस इलाके में रही है। देयर इज ए नेचुरल रीजन फॉर दैट विच नोबडी कैन टेक व्हाटएवर हैपेंस। वेस्टर्न फोर्सेस आए, कॉलोनाइजेशन की उन्होंने, जैसे मैंने जो स्टडी की उसके मुताबिक 8000 बिलियन ब्रिटेन यहाँ से कमा के गया है। आज हम लोग टैक्स इतना नहीं जमा कर पाते कि जिससे हमारा खर्च चल सके। अंग्रेज तो बेवकूफ़ नहीं था, 250 साल इसने यहाँ कमाने के लिए आया था। 8000 बिलियन उस जमाने में वो लेके गया है, बिकॉज एवरी ईयर दे यूज्ड टू हैव ए सरप्लस बजट ऑफ 50% विच यूज्ड टू गो टू यूके इन द फॉर्म ऑफ सो कॉल्ड होम ये क्या इंडिया सेक्रेटरी एक्सपेंसेस। 10 मिलियन पाउंड उस जमाने में जो उनके जो एक्सपैट्रिएट्स आते थे यहाँ काम करने के लिए, वो रेमिट करते थे। तो इट इज़ अ वेरी वेरी रिच प्लेस बाई नेचर। नेचर हैज़ मेड इट रिच, नोबडी हैज़ मेड इट रिच। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ओनली जो फैक्टर्स जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको आप जैसे ही आप दूर करेंगी, दिस नेशन विल ब्लूम। चाइना इज ऑलरेडी स्टार्टेड टू डू। क्या फैक्टर्स हमें आप समझते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं शरीफुल मुजाहिद साहब जो आप समझते हैं कि आप उनको इरिटेंट्स को हटा देंगे तो पाकिस्तान विल ब्लूम, और पाकिस्तान में ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन खत्म हो जाएगा बल्कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी? बिकॉज पिछले 2 साल से तो इन्वेस्टमेंट का पहिया बिल्कुल रुका हुआ है और आज आप IMF के आगे कशकोल लेके खड़े हुए। हाँ जी, आई थिंक द बेसिक प्रिंसिपल इज if everyone has equal opportunities and equal hazards. देखिए ना, if you do it that way, if all of them there is a level playing ground and each one could aspire for anything and will also pay the cost for that. This is not happening here. जो हमारे आज़ाद बिन हैदर साहब ने जो बात कही थी, देर इज़ ए प्रिविलेज्ड क्लास एंड देर इज़ द लार्ज अंडरडॉग। जब तक ये इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी ना हो, ख़त्म नहीं होगी। और इस एजुकेशन नंबर 1, पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, वोट कर लेते हैं अमेरिका से, वो शौकत अजीज बन जाता है। लेकिन वो सरताज अजीज, शौकत अजीज और मौजूदा शौकत तरीन, ये एक सिस्टम। मैं उस पर बात, वाई द गवर्नमेंट आर फेलियर। अमेरिका में 200 थिंक टैंक काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक नहीं, नंबर 1। एंड ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वाह, क्या बात की आपने। कायदे आजम ने, वजह लक्ष्मी पंडित ने एक बड़ी बात कही, वजह नेहरू की बहन, उसने कहा कि अगर मुस्लिम लीग के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 इनके पास अबुल कलाम आजाद होते तो पाकिस्तान नहीं बन सकता था। लेकिन अगर इंडिया के पास, ऑल इंडिया कांग्रेस के पास एक कायदे आजम होता तो इंडिया डिवाइड नहीं हो सकता था। वेरी गुड। आई कोट वजह लक्ष्मी पंडित, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी। अब उसके इर्द गिर्द कौन लोग थे? लियाकत अली शहीद हुए, 56 रुपए छोड़ करके, अपनी बेवा के लिए मकान नहीं था। सरदार अब्दुर्रा निश्तर गवर्नर बनते हैं, इसी गवर्नर हाउस पंजाब के, तो उनका बेटा जमील निश्तर जाने लगता है कार कर, तो वो कहते हैं बेटे तुम्हारी तो पेशावर से साइकिल आई हुई है, मैं 2 साल के लिए गवर्नर हूं, तुम साइकिल पे जाते रहोगे। वो साइकिल पे जाता रहा।
ये कायदे आजम के साथी थे। और फिर मैं लायर्स मूवमेंट की कोई बात नहीं करता, पंजाब से अल्लामा इकबाल बैरिस्टर, और फ्रंटियर से वहां पर सरदार रिश्तर, और काजी ईसा बैरिस्टर मुल्क को तबाह करने के लिए। हमारी कौम जब वोट देती है तो उनको क्या हो जाता है, क्या सुमन बुकमन पड़ देता है उनके ऊपर कोई कि मतलब है वोट डालते हुए उनके हाथ क्यों नहीं कपकपाते जब वो बार बार इन लोगों का वोट डालते हैं? हो गई है मैडम, बड़ी सीरियस हो गई हैं। आपने कैसे कैसे लोगों की याद दिला दी? आप बड़ी सीरियस हो गई हैं, जरा प्लीज। नहीं, अभी ईद पर हम 20,000 रुपए का बकरा कुर्बानी पर देते हैं, उसकी आंख देखते हैं, काना तो नहीं, कान देखते हैं, तन कटा तो नहीं, दांत देखते हैं कि दांत है, चला अलग देखें तो हर एक का स्प्लिट मैंडेट आया है, यानी कि आवाम ने किसी के ऊपर भरपूर ट्रस्ट या फेथ जो है वो दिखाया ही नहीं। जी, इसीलिए इश्तिराक की बहुत ज़रूरत है और मेजर पार्टीज में कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, और ये एक पार्टी हुकूमत कहीं ना बनाए। मैंडेट है जहाँ जहाँ मैंडेट है और दूसरे का मैंडेट। देखिए पाकिस्तान में ये दो चीज़ें हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक एक्नॉलेजमेंट डेफिसिट है। आप दूसरे की कोई स्ट्रेंथ, कोई अच्छाई रिकग्नाइज करने से सरासर खासिर हैं। जब तक ये रहेगा, ये देखिए पास भी चंद सॉलिड आर्गूमेंट्स होते हैं, उसके पास भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, ये कबूल करने के लिए जब तक आप तैयार ना हो, अगर ये लोग कौमी मुफाद में काम करें तो ये एक दूसरे की के पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे। और हमें अब ज़रूरत, जैसा कि आपने कहा, किसी को भी मैंडेट वैसे होलसेल मैंडेट मिला ही नहीं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वफाक में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में PMLN है। देखिए वैसे देखे तो बलूचिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PMLQ थी, 17 मेंबर थे, किसी और की नहीं थी। अब ज़रा देख लीजिए ना, इन्होंने जो कहा था बलूचिस्तान की असेंबली में 60 आदमी ही, 63 ही, उसमें 49 मिनिस्टर्स हैं। अब कौन सी काबीना आप क्या कह रही हैं? बाकी 11 को भी बिठा देना चाहिए जी, और उसमें एडवाइजर्स भी हैं। सबको अकोमोडेट करने की बात है जी। लास्ट हमारे पास कोई 2-3 मिनट है। नेशनल लीडर कैसे पैदा होगा? एक देखिए, फ्रांस में आप दो चीजें अडॉप्ट करें, फ्रांस का इलेक्शन सिस्टम और जर्मनी का। जर्मनी में हेड ऑफ द पार्टी टिकट्स नहीं देता। एजुकेशन, मेरे पास हर चीज का इलाज एजुकेशन है, विमेन एजुकेशन। और सर सैयद ने कहा था एक जुमला कि एक मर्द जो है वो अपनी फैमिली का टीचर बन सकता है, एक औरत जो है वो यूनिवर्सिटी होती है अपने खानदान। बेशक, ये बहुत बड़ी बात है। तारिक साहब, आप क्या कहेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं या यहाँ के जो पाकिस्तानीज हैं किस तरह कंट्रीब्यूट करें फॉर द बेटर इमेज ऑफ दिस कंट्री? मैडम, हम लोग तो जो कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं वहाँ पे। इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव थिंग्स वी स्टिल कीप ऑन फाइंडिंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट पाकिस्तान। हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, हुकूमत जैसे ये वाली हुकूमत आई है, हमें बहुत अजीब सा लगता है ये सोच के कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत अभी लीड कर रही है। 1977 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद एक लैंड रिफॉर्म एक्ट अप्रूव करा के गए हुए, उसके बाद से उनको मार दिया गया और जो कुछ हुआ। वाई दिस गवर्नमेंट कैन नॉट इम्प्लीमेंट दैट लॉ विच विल रिस्ट्रिक्ट द टोटल सीलिंग to 100 acres? That will generate so much extra land which can be distributed to the poor people, which will reduce poverty in a big way. यहाँ पीपल्स पार्टी बात कर रही है शहरों में कि जी हम कच्ची आबादियों का बात करेंगे। जो मैंने डाटा आके जमा किया और मुझे खुद समझ में आता था कि कराची में लोग इतने नाराज़ क्यों हैं। नाराज़ होने की बहुत क्लियर कट वजह है जनाब। 80% लोगों को आपने 10% इलाके में कच्ची आबादियों में कन्फाइन किया हुआ है, और बाकी जो 90% जगह में 20% लोग रहते हैं हमारा आप जैसे। जब भी वो 27 दिसंबर हो या जो भी उनको मौका मिलता है, दे टेक आउट देयर वेंजेंस। दिस गवर्नमेंट हैज बीन प्रॉमिसिंग टू रेगुलराइज दीज प्लेसेस
for last 1 year. No, but that Actually, they have cannot, not done. वो उससे परसेप्शन का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। परसेप्शन देखिए, मतलब हमें ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज को भी तो बिल्ड करना है ना। इसको एक बहुत बड़ा धचका लग चुका है। आज लोग आपको एक फेल्ड स्टेट का नाम दे रहे हैं। टाइम्स मैगजीन आपको 5th मोस्ट डेंजरस मुल्क कह चुका है। उसकी वजह है मैडम 5 चीजें अगर आप इस मुल्क में कर दें, हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये जो इतने शहरों में सबको आप लीज करवा दें, बैंकिंग सिस्टम का ऐसा कर दें कि अगर किसी गरीब के पास एक छोटा सा घर है कच्ची आबादी में, वो भी मॉर्गेजेबल हो जाए एंड ही कैन टेक ए बैंक फाइनेंस, ही कैन बिल्ड दैट द सेम स्मॉल हाउस इनटू 3-4 स्टोरीज हाउस, और ही कैन टेक आउट ए लोन एंड मेक ए स्मॉल बिजनेस। गांव में अगर जमीनें बढ़ जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। गांव में अगर जमीनें बढ़ जाए तो उनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन देखिए ये होगा, अब ये होगा, जब अब तक नहीं हुआ था ना। लेकिन प्रॉब्लम इज कि चाइना में जमीनें बढ़ गई, इंडिया में जमीनें बढ़ गई, अफगानिस्तान में जमीनें बढ़ गई, जिसका कोई जिक्र नहीं करता। बांग्लादेश में बहुत पहले बढ़ गई, मगर आखिरी मुश्किल है। मुश्किल है। सुनिए बात सुनिए मैडम, थोड़ी सी होप यहाँ पे इसलिए मैं देना चाहता हूँ। इन ईरान दिस 1978 में जब खुमैनी सेंटर में ही डिड नथिंग। Who started the revolution? The Turkmen people of the northmost part of Iran. वहाँ उन्होंने क्या किया, गन उठा लिया और जमींदारों को मारना शुरू किया। वो भाग के चले गए तेहरान। नहीं, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। distributed the land, and the same thing has happened. बजंगामद। सुनिए, वैसे ये बात भी सही है। 10 साल लगे उसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ ये किया कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, which was based on 5 acre per family, and the landlord of the area was given 20 acres. The same thing has actually already happened in स्वात। स्वात में क्या हुआ कि जितने MNA MPA जो इस तरह के MNA MPA थे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, they are all hiding in hostels now in Islamabad, and all the lands have been already taken away. Okay, thank you very much जी। यहाँ हम इख्तिताम करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने वक्त निकाला, इतने इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कस किया। एक खाली मुझे बता दीजिए कि आप समझते हैं पाकिस्तान में इनकलाब आएगा? इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब हाउ कुड यू गेट? आजाद साहब, इनकलाब आने की कोई गुंजाइश? बिल्कुल है, और ये इनकलाब आएगा और एक ऐसा लीडर पैदा होगा कि जो पूरी कौम को इकट्ठा करेगा। देखिए, ये तीतो मीर की आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, कब आएगा आजाद साहब? दूदू की कब आएगा? हम तो 60 साल से ऊपर हो गए, आंखें लगाए बैठे हैं। ये गवर्नमेंट का यही एटीट्यूड अवाम के साथ रहा कि बच्चियों को माए बेचते रही। ये लोग देख रहे हैं, मीडिया ला रहा है इनकलाब, मीडिया ला रहा है, मीडिया एक बहुत बड़ा रोल कर रहा है, और एक शख्स के पैदा होने की जरूरत है। इनकलाब थिंकिंग में आएगा, थिंकिंग में आएगा। और आपने बड़ा सही फरमाया कि मीडिया इनकलाब ला रहा है और लेकर आएगा। अब कोई चीज मीडिया की आंख से छुप नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू करके। शरीफुल मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े एहतराम और अदब के साथ। और आज़ाद साहब, आपने बड़ा दिल खुश किया, आज बड़े ऐसी शख्सियात की याद दिलाई और आज ऐसी बातें बताई कि यकीनन लोग आपको सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए होंगे। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत शुक्रिया। तारिक खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आप भी अपने मकसद में कामयाब रहें। एंड टू ऑल दी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर पाकिस्तान। और जहाँ भी आप जाएँ, अपनी थोड़ी सी कोशिश के जरिए, अपनी बातचीत से, अपने रवैये से कहीं ना कहीं आप बदलाव ला सकते हैं। और कोशिश ये करें कि पाकिस्तान की वो चीज दिखाएं, वो चीज बताएं जो कि नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, जिससे कि दुनिया को भी ये पता चल सके कि इस मुल्क में एक पोटेंशियल है, इनकी आवाम में एक पोटेंशियल है, जज्बा है। और अगर ये आवाम चाहे तो आने वाले अक्टूबर के ज़िलज़िले के लिए जब ये उठ खड़ी हुई और मीलों चली, तो इसका मतलब ये है कि मुल्क पे कभी भी बुरा वक्त आएगा तो ये उठ खड़ी होगी। तो इसके अंदर हमें फेथ को रिवाइव करने की और होप को रिवाइव करने की जरूरत है। फॉर एनी फीडबैक एंड क्वेरीज यू कैन ऑलवेज राइट jasmine@businessplus.tv। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
Assalamu alaikum viewers, and welcome to tonight's edition of The World Tonight. Well, the topic that we'll be discussing tonight is something that affects each and every Pakistani in one way or another. It certainly affects the livelihood of many Pakistanis and indirectly affects the livelihood of just about, as I said, the entire country. Now, I'm talking about overseas Pakistanis in general. Overseas Pakistanis, of course, as you know, is a large number of us overseas in the Middle East, in Europe, in the United States of America and in Canada. And these overseas Pakistanis are an important source of foreign exchange for the country in the remittances that they send back to Pakistan. Now, that is a huge amount. And whether or not you've actually thought about it, most people actually have, I believe. This amount that is sent back to Pakistan is something that is sustaining the livelihood and the standard of living of most Pakistanis. Certainly many Pakistanis, many people would say most Pakistanis are being sustained by these remittances that are being sent home by overseas Pakistanis. Now, as you know, the economic crisis has hit hard throughout the world. It is yet to impact our country, but in the opinion of most experts and most economists, it is going to hit sometime later this year, probably in August and September. Of course, we hope that that prediction, that forecast is wrong, but many economists seem to believe that this crisis, economic crisis, is going to have its impact on Pakistan sometime in August and September, sometime later this year. So this issue of remittances being sent by Pakistanis being so important, being of utmost importance, we would like to examine the impact of the global economic crisis on the job picture for overseas Pakistanis. The Pakistanis who are employed throughout the world, how is this global financial crisis, this global economic crunch affecting their livelihood? Because if it is affecting their livelihood, it is going to affect the livelihood and the standard of living of Pakistanis here in our country. Now, let me just first get you up to speed on exactly what's been happening lately. There is an important Friends of Democratic Pakistan Donors Conference that is about to get underway in the Japanese capital, Tokyo. President Asif Ali Zardari is in Tokyo already. He today called for an aid drive akin to the Marshall Plan that was of course initiated by the United States to rebuild Europe after World War II. The President made the statement today that an aid drive of the proportions perhaps of the Marshall Plan is needed to improve the economy in Pakistan and therefore quell terrorism and militancy in this country. The President also announced today that a special economic zone for Japanese investors be established in Pakistan, and he said that such a zone would be spread over as much as 2,500 acres of land near Port Qasim in Karachi to give further impetus to economic ties with Japan. Now, that was sort of to get you up to speed on exactly what's been happening as far as the Donors Conference is concerned. Now, coming back to the remittances part and the job picture for overseas Pakistanis, we would like to discuss that now and exactly what implication, what impact that would have on this country's economy. To discuss this important subject that of course sustains us and improves our economy or otherwise, as the case may be, is someone who is well qualified to comment on overseas Pakistanis and the job picture for them. He is the current president of the investors, it's an OPI, for the organization for Pakistani's Investors Forum, and he's in the studio with us. He deals with such matters on a daily basis. He's Mr. Tariq Javed. He joins us. Mr. Javed, welcome. Thank you. Thank you so much for joining us. And as you just heard me say, this is extremely important, the way Pakistanis can sustain their jobs overseas. This is of utmost importance, because if the remittance drive, the remittance flow somehow dries up or drastically decreases, it is going to directly affect our economy. There's no question about that. Sure. Now, the first question that I would like to ask you, Mr. Javed, of course, as the chairman, or the president rather, of your organization, you deal with these issues every day. You talk to overseas Pakistanis who are employed overseas, and you talk to, I'm certain you talk to many people here in this country who are directly affected by the remittances they send. Now, the first question that I would like to ask you is,
Give us an overview of the job picture for overseas Pakistanis right now as it stands. What impact has the world financial crisis had on the jobs of overseas Pakistanis right now? Middle East, Europe, America. Just give us a summary of where we stand as far as the job picture is concerned for Pakistanis, overseas Pakistanis. Well, in order to give you an answer of this, we have to understand the magnitude of overseas Pakistanis in various regions. We are about 8 million overseas Pakistanis all over the world. 8 million? Ji. And out of that, the biggest chunk is in UK and Ireland, around 2 million. In the United Kingdom and Ireland? Ji. That is the biggest chunk. That's about 1/4 of all Pakistanis overseas? Yeah, it's a very big number. Second, two big centers are USA and Saudi Arabia, 1.2 million each. Then comes other Gulf states, which are about 300,000. 500,000 people are in Canada, 500,000 people are in Australia, New Zealand. Australia and New Zealand combined would be about 500,000. No, 1 million. 1 million combined. That's 500. Okay, sorry. Australia and New Zealand combined would be 500,000. 500,000. Okay. 500,000 in Canada. 500,000 in Canada. Ji. And as you said, 1.2 million in Saudi Arabia. 300,000 in Qatar and Gulf countries. 300,000. Okay. UAE itself has about 500,000. Okay. What about the United States? United States 1.2 million. 1.2 million there. Ji. Okay. Now, coming back to your question, in my opinion, and based on what we talk to our people every day, the main stress is coming in USA, because USA is the epicenter of this financial crisis. Right, exactly. That's where the whole thing started. So it's the only economy which has shrank by 6.2% last year. Other economies are being affected, but not to that extent. Europe would be probably the next. And within Europe, United Kingdom would be the worst affected, because they had borrowed a lot of money for house financing, unlike the rest of Europe. In Europe, we have about 1 million overseas Pakistanis. Okay. So if you look at this, the worst affected is UK and USA. That's where the credit crunch is hitting hard. Other areas, of course, will be affected. Every country will be affected as the US economy shrinks. Exports will be affected, so Japan, China, everybody else will be affected. As far as Middle East is concerned, my view is, although people are making a huge fuss about what's going on in Dubai, my view is that Dubai is a specific case within the whole Gulf region. Dubai doesn't have any oil. It is a service center, but the mistake they made was, like the US, they borrowed very, very large sums of money to build construction projects. Something like 3 trillion has been borrowed from all the banks, which include Gulf banks and international banks. And it seems that out of this 3 billion, maybe 1.5 billion will be written off. And that's a huge amount of money. It's affecting a lot of banks. But the rest of the Gulf, in my opinion, has no problem, because oil used to sell for $8 also, $10 also, $15 also. When I was in Saudi Arabia, $15 was considered a very acceptable range. Now we don't see oil at any price less than $35. So as far as the cash flow of Saudi Arabia or other oil producing countries are concerned, or Qatar, for instance, which is exporting huge amount of gas, there's no reduction in price of gas. So these economies are actually booming, and there's a lot of demand for people. A lot of people I know are still going to these countries for fresh employment. None of my people I know in Saudi Arabia, and they are sitting on very, very big positions, have lost any job. They have not lost during the last few months. Okay, that's an important point, because there's a report that has just come out, and you're aware of that, I would imagine. A report says that thousands of Pakistanis have lost their jobs in the Gulf. That's what it says. The thousands of Pakistanis have lost their jobs overseas in the global downturn in recent months, particularly in the Gulf. Do you agree with that? No. You don't agree with that? Instead of Gulf, if he had written Dubai, I would agree. Okay, but not in the Gulf? No, because I see fresh demands coming out of Gulf, because more industries are being put up, more businesses are going out. Qatar is booming. Qatar has completely changed over the last 2 years, and it continues to do that. Construction projects are going on because oil price, gas price are doing very well for them. So what's the problem there?
Dubai is a specific case of an over-borrowed economy without any resource, without any support, and they actually went a little bit overboard, in the terms of this Palm Villa. They're trying to take out land from sea when there is so much land available on shore. Yeah, most people thought they were overextended. There's a bubble that was about to burst, as many people. And then they're building very expensive houses and flats, and they thought all the celebrities of the world will come and stay there. These things have not worked for them as they had planned. If you just bring one footballer, a famous footballer, or a Michael Jackson type of person to give promotion and try to give an impression that all Europeans are willing to come and settle down in Dubai, it doesn't work. It can work for some time, but doesn't work. Right. So as far as this report is concerned, you agree that thousands of Pakistanis have been laid off in Dubai. Yes. Because of the Indians also. Indians as well, and Bangladeshis as well. Double, triple. Right. Bangladeshis as well. Right, Bangladeshis as well, and Indians as well. But you do not agree that the rest of the Gulf, that there's a plight as far as Pakistanis are concerned. I know 5 people who have left Dubai 3 months ago, and they have found jobs in Saudi Arabia now. Oh, so okay. By relatives. Okay, so you don't agree with the premise of this report that thousands of Pakistanis have lost their jobs in the Gulf? Dubai, yes. Dubai. The people are moving to Abu Dhabi now. I know some bankers who have just moved from Dubai to Abu Dhabi because Abu Dhabi is booming. Abu Dhabi with $30, $40, $50 per oil and the production of 2-3 million barrel a day. They're booming. They don't know what to do with their money. Okay, so you're not concerned about the prospects for Pakistanis in the Gulf. You are concerned about the prospects for Pakistanis in Dubai in particular. But that's about it. That's about it. Okay. But now, if we move towards USA, there are real concerns. USA is the biggest economy of the world with 14 trillion economy. But unfortunately, it's a very long story, which if you want I can narrate to you, but there's no need. What has happened is many circumstances have made this country borrow $12 trillion from all over the world, out of which a huge number went to housing finance, which did improve the quality of life and standard of living of USA in a big way. But this borrowing has became difficult to repay because suddenly they realize that the oil price increase has taken a lot of their purchasing power. Okay. Food price increase has taken away their purchasing power. Sure. And the fine balance which the American society was maintaining in their income and expenditure has gone wrong. Okay. Mr. Javed, we've come to the end of the first segment. We'll take a break and we'll come back and we'll continue the discussion. Viewers, stay with us. Of course, we are discussing the job picture for overseas Pakistanis in light of the current ongoing global economic crunch. Stay with us. We'll be right back on the other side of this break. Don't go anywhere. Welcome back, viewers. We are discussing the impact of the global economic crisis on overseas Pakistanis with Mr. Tariq Javed, who's the president of the OPIF, or the Organization for the Pakistani Investors Forum. Mr. Javed, continuing the discussion. Now, I was referring to the report that just came out yesterday, as a matter of fact. It said that Pakistan received nearly $740 million in remittances from overseas workers last month, its highest rate. Its highest ever monthly amount. Yes, but at the same time, let me finish the question. But at the same time, the report says also, while saying that, it also says that thousands of Pakistanis have been laid off in the Middle East. There's a sort of it goes on. Laying off and hiring is a part of life. Okay. Well, what